इसमें किसी अच्छा, किस्म की और कोई चीज़ नहीं ओके होती है। रखता। इसको हम तू बता सामने नहीं यार, रख तू फलसा करके जला के देखती हूँ किसकी जल्दी आता है। देखिए बड़े घर की बेटी, आप बराए बड़े करम घर की माइक बेटी बंद कर लें। प्रेमचंद। आप सॉरी बराए सॉरी। करम माइक बंद कर लें जो बोल रहे हैं। ये हम आपसे मुखलिसाना दरख्वास्त कर रहे हैं कि बीच में किसी की तरफ से आवाज़ ना आए बराए करम। हम आखिर में आप जितना चाहें बोलें, गुफ्तगू करें, आप चाहें तो आपको मौका देंगे, लेकिन बीच में बोलने से क्या होगा कि प्रोग्राम ख़राब हो जाएगा। तो मुअद्दबाना इल्तिमास है। हाँ, गुफ्तगू हम ये कर रहे थे कि हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया और हमने एक सीरीज़ भी शुरू कर दिया है आप लोगों के ताउन से, क्लासिकी अदब सीरीज़, उर्दू क्लासिकी अदब सीरीज़ के नाम से। और पहला प्रोग्राम हमारा हुआ था अमीर खुसरो के शायराना हैसियत और अदबी कमालात। इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाने के लिए अपने असातिज़ा से बात की है, गुफ्तगू कर ली है और मौजू भी तय हो चुका है। अनकरीब आपके सामने पेश किया जाएगा। लेकिन आज चूँकि पूरी दुनिया में प्रेमचंद के यौम वलादत के मुनासिबत से मनाया जा रहा है, उनको याद किया जा रहा है, मेरे जहन में ये ख्याल आया कि बेहतर तरीका ये होगा कि हम उन्हीं की किसी तहरीर को सामने रखें और अपने किसी सीनियर से, अपने किसी उस्ताद से, जिनसे बआसानी हम गुफ्तगू कर सकते हैं। चूँकि वक्त बहुत कम था जब हमने तैयार किया, बात किया इस गुफ्तगू के लिए, तो डॉक्टर जावेद रसूल साहब की मेहरबानी है और उनका मैं शुक्र अदा करूँगा कि वो तैयार हो गए। इतने कम वक्त में शायद कोई तैयार होता। तो बगैर किसी तवील कलाम के मैं अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने के लिए ज़रीन आलिया को दावत दूंगा कि वो प्रोग्राम का आगाज़ करें। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जुबान की है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू है जिसका नाम के इस बावकार इल्मी व अदबी मंच पर जुड़े आप तमाम अहबाब इल्म दानिश, शायकीन उर्दू, तालिबान इल्म और सामईन बाज़ौक़ का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। उर्दू है जिसका नाम महज एक ग्रुप नहीं बल्कि उर्दू ज़बान और अदब का एक ऐसा रोशन चिराग है जिसे हमारे मोहतरम मुज़फ़्फ़र इमाम सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने कायम किया और अपनी बेलौस काविशों से इसे सींचा है। ये मुज़फ़्फ़र इमाम सर का बपा करदा एक ऐसा इनकलाबी और मुबारक कदम है जो मुसलसल इल्मी व फ़िक्रंगेज़ प्रोग्रामों का इनेकाद करके ज़बान और अदब की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। आज की इस मसरूफ़ और जदीद दुनिया में जहाँ किसी महफिल या सेमिनार में दूर दराज का सफ़र तय करके पहुँचना मुश्किल हो जाता है, वहाँ मुज़फ़्फ़र सर की इस बेहतरीन फ़िक्रमंदी ने हमारे घरों को ही अदब की महफिल बना दिया। इनकी अनथक मेहनत का ही नतीजा है कि हमारे असातिज़ा, तलबा व तालिबात और उर्दू के तमाम शायकीन अपने अपने घरों में आराम से बैठकर इतनी आला इल्मी नशिस्तों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये यकीनन हम सब के लिए एक बड़ी नेमत है और उर्दू दुनिया में मुज़फ़्फ़र सर की ये पेशरफ नायाब है। मुज़फ़्फ़र सर के खिदमात के एतराफ़ में मैं एक शेर पेश करना चाहूँगी। वो जो समेट ले दुनिया को एक दायरे में, वो जो समेट ले दुनिया को एक दायरे में, हम ऐसे शख्स की काविश को सलाम करते हैं। दूर दराज बैठे हुए इल्म और अदब के प्यासों को एक मंच पे इकट्ठा करना और ऐसा इल्मी माहौल फराहम करना मुज़फ़्फ़र इमाम सर का एक तारीख़ी और काबिल तहसीन कारनामा है। हम उनके इस जज्बे और खिदमात के लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इसी इल्मी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज 31 जुलाई के इस बाबरकत दिन हमने मुंशी प्रेमचंद के यौम विलादत के मौके पर इस बावकार प्रोग्राम का एहतमाम किया है। मुंशी प्रेमचंद वो अजीम कलमकार हैं जिन्होंने अदब को शाही महलों से निकालकर देहात की मिट्टी, किसानों के दुख दर्द और आम इंसान के जज्बात का तर्जुमान बना दिया।
कलम की बात है तो सिर्फ प्रेमचंद का नाम, कलम की बात है तो सिर्फ प्रेमचंद का नाम, जो लिख गए वो हकीकत की एक कहानी है। आज का ये प्रोग्राम मुंशी प्रेमचंद के शाहकार अफसाने बड़े घर की बेटी के नाम है। ये अफसाना सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारे खानदानी निज़ाम और अखलाकी कदरों का पासदारी का एक जिंदा जाविर सबक है। कहानी की मरकजी किरदार आनंदी एक अमीर और बड़े घर की बेटी है जो एक मुतवस्सित खानदान में ब्याह कराती है। जब मामूली बातों पर घर में तकरार होती है और बात खानदान की टूट फूट तक पहुंच जाती है तो आनंदी अपने सब्र तहम्मुल और आला ज़र्फी से न सिर्फ अपने शौहर और देवर के रंज व मलाल को खत्म करती है बल्कि पूरे घर को बिखरने से बचा लेती है। ये अफसाना हमें सिखाता है कि बड़े घर की बेटी वो नहीं जो माल और दौलत पर गुरूर करे, बल्कि वो है जो अपने किरदार, बर्दाश्त और मोहब्बत से टूटते हुए घरों को जोड़ दे। निजामत के इस सिलसिले को बाज़ाब्ता आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले दावत सुखन देना चाहूंगी इस ग्रुप के बानी और इस प्रोग्राम के रूह रवां मुजफ्फर इमाम सर को बात करने का बहुत शुक्रिया जरीन आलिया। और जैसे कि हमने वादा किया था कि हम कुछ मतलब इस अफसाने को पढ़ने में तकरीबन 25 मिनट लगेंगे, लेकिन वक्त इस बात के लिए बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता कि हम पूरा अफसाना पढ़ें। और जैसे कि डॉक्टर साहब से बात हुई कि हम तकरीबन कम वक्त में समेटने की कोशिश करेंगे, तो पूरा अफसाना ना पढ़ के 2-3 पैराग्राफ पढ़ लें डॉक्टर साहब तो बेहतर होगा। हशमत, आप माइक बंद कर लें। डॉक्टर साहब 2-3 पैराग्राफ पढ़ लें, बेहतर होगा। 5 से 7 मिनट, उसके बाद आपकी गुफ्तगू होगी। इजाज़त है? जी पढ़िए। मुझे तो लगता है कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, शायद यहाँ मौजूद सभी ठीक है, बेहतर है। आप जैसे कहते हैं बात शुरू कर दें। ठीक है, बात शुरू कर लें आप। हाँ, चलिए थोड़ा सा खुलासा मैं ही अफसाने का जी बता देता हूँ, फिर अफसाने पर बात करते हैं। बड़ी घर की बेटी प्रेमचंद का अफसाना है, बहुत मशहूर अफसाना है और इसको निसाब में पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटीज में। आपने देखा होगा अपने एमए में खासतौर पर। तो होता ये है कि एक घराना होता है, लेकिन एक बात डॉक्टर साहब, माजरत, हमें तो आपका तारुफ पेश करना था और वो छोड़िए, अब तारुफ की क्या जरूरत है। मेरा नाम जावेद रसूल है। जिस तरह से यहाँ बहुत से सभी तरतीब हमारी बिगड़ रही है तो वक्त चला जाएगा उसमें। मैं सामिन को बताता चलूँ कि आज के हमारे जो मेहमान हैं, मेहमान मुकर्रिर डॉक्टर जावेद रसूल साहब, और मैं बिला मुबालगा कहूँ तो अपने हम असरों में इनका एक अहम मकाम है। ख़ास तौर से जदीद टेक्नोलॉजी के साथ उर्दू ज़ुबान व अदब को कैसे जोड़ा जाए। अगर आप फेसबुक पर होंगे तो आपने डॉक्टर जावेद रसूल साहब का शाहकार मजमून आप देखते होंगे। वक्तन फ़वक्तन मुसलसल उर्दू ज़ुबान व अदब के ताल्लुक़ से जो जदीद मसाइल और तकानीक जो बार बार पेश आ रही हैं या हम जिन मसाइल से जुड़े हुए हैं, जो मसाइल हमारे लिए चैलेंज और तहद्दियात पेश कर रही हैं, इन मसाइल को सुलझाने के लिए डॉक्टर जावेद रसूल साहब हमारे लिए हम अपने हम असरों में कहूँ तो सर फ़हरिस्त अगर मैं नाम दूँ तो मैं बेजा नहीं कह रहा हूँ। कभी एक मरतबा मैंने तो अपने ग्रुप में भी एक तवील मजमून भेजा था और आपको इस ताल्लुक़ से AI के ताल्लुक़ से मैंने कई एक प्रोग्राम में बड़े असातिज़ा के साथ गुफ्तगू करते, बल्कि इंटरनेशनल असातिज़ा के साथ मैंने गुफ्तगू करते हुए देखा था आज से 2-3 महीना पहले। और मेरे लिए सादत की बात है कि इस मौजू पर हम रमज़ानुल मुबारक में प्रोग्राम भी करा चुके हैं। तो आइंदा हम फिर आपसे सुनेंगे इस मुख्तसर तारुफ के साथ। डॉक्टर साहब अपनी बात शुरू करें। जी, तो अफसाने की तरफ बढ़ते हैं। अफसाने का थोड़ा सा मैं खुलासा अफसाने को बता दूं ताकि यहाँ मौजूद जितने भी हमारे अजीज़ हैं उनको मालूम हो। तो आपने पढ़ा भी होगा कि एक मिडिल क्लास फैमिली होती है, पैट्रियार्कल अथॉरिटी होती है बेनी माधो सिंह के पास, जो घर में सबसे बड़ा होता है, यानी कि बुजुर्ग होता है। 2 बेटे होते हैं उसके, श्रीकंठ सिंह और लाल बिहारी सिंह। और श्रीकंठ सिंह जो उसका बेटा होता है, उसने काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद सिर्फ इतना किया होता है अपनी ज़िंदगी में कि उसने BA किया होता है मेडिकल साइंस में।
और ये है कि अंग्रेजी पढ़ने के बावजूद लेकिन बकौल प्रेमचंद वो अंग्रेजी से या अंग्रेजी मुआशरत से खार खाते हैं, यानी उसे पसंद नहीं करते। काफी मजहबी आदमी भी होते हैं कि रामलीला वगैरह जैसा प्रेमचंद कहते हैं कि वो उसके में उस एपिक में जब कहीं पर वो एपिक ड्रामेटाइज होता था, प्ले होता था, तो उसमें मुख्तलिफ किरदार भी अदा करता था। तो शायद उसी की निस्बत से उसके गांव में, उसके इलाके में रामलीला बाज़ाब्ता उसका वजूद, यानी कि रामलीला होता था, वो वजूद में आया था। मालूम नहीं प्रेमचंद ने ये हिस्सा क्यों उसमें लिखा, उस पर बात करेंगे आगे। तो पहले खुलासे की तरफ, तो मिडिल क्लास फैमिली होती है। इसका भाई होता है श्रीकंठ का लाल बिहारी सिंह। दोनों भाइयों में फर्क ये होता है कि जो श्रीकंठ होता है बड़ा भाई, ये कमजोर नहीफ होता है, इसलिए कि बकौल प्रेमचंद इसने हमारी तरह सारी उम्र पढ़ाई में लगाई होती है। और जो लाल बिहारी होता है वो मजे करता है ठाठ से और जसामत के हवाले से, और बाकी जो है ना वो बड़ा हेल्दी होता है। तो बाकी मामलात में वो, यानी कि सेहत के मामलात में खासतौर पर वो बेहतर होता है श्रीकंठ से। होता ये है कि एक समझ लीजिए एलीट फैमिली होती है कहीं उसी गांव में। तो एक मर्तबा क्या होता है कि श्रीकंठ का उस फैमिली के यहाँ जाना होता है, शायद इसी मजहबी किसी मामले को लेकर, रामलीला के हवाले से या किसी भी एपिक, क्या कोई एपिक करना था उनको या कोई मजहबी फेस्टिवल करना था, तो चंदा जमा करना था। वो चंदा जमा करने की बाबत वहां जाते हैं। तो वहाँ जो बड़ी फैमिली होती है, एलीट फैमिली, चूंकि ये तो मामला यही है ना कि हम यहाँ जब चंदा जमा करते हैं, चाहे वो इस्लाम में हो चाहे वो हिंदू, किसी भी मजहब का, आप देखिए कि जब हम चंदे की बाबत जाते हैं तो हमारी नजरों में अशराफिया बिलखुसूस होते हैं। तो वो जाते हैं वहां, तो उनका ये रवैया देखकर उस घर का जो बुजुर्ग होता है वो उससे बड़ा इम्प्रेस हो जाता है। और फिर वो अपने घर की बेटी आनंदी, जो कि शायद उसकी बहुत सी औलाद होती हैं, उसकी बेटियां बहुत होती हैं। और प्रेमचंद यहाँ एक जुमला लिखते हैं, उस पर भी बात करेंगे। वो कहते हैं कि उसकी 7 बेटियां होती हैं और बेटियां ही लड़कियां होती हैं, कोई बेटा नहीं होता। ये प्रेमचंद का जुमला है खासतौर पर। और प्रेमचंद साथ में लिखते हैं कि मतलब किस्मत का मारा होता है उन्हें, कि उसकी किस्मत ऐसी होती है, बदकिस्मत होती है, जो कि प्रेमचंद कहना चाहते हैं असल में कि उसके यहाँ सिर्फ बेटियां हुई, बेटा नहीं हुआ। तो खैर चौथी औलाद होती है ये आनंदी, और इस आनंदी की शादी कर दी जाती है श्रीकंठ के साथ। अब ये अफसाने का पहला फेज है। अब दूसरे फेज में आ जाते हैं कि जब वो घर में आती है इस मिडिल क्लास फैमिली में, तो जो शान शौकत उसे वहाँ अपने घर में मिलती थी वो यहाँ नहीं मिलती है। जो ऐशो इशरत और आराम वहाँ मुहैया था वो यहाँ नहीं है। अब होता ये है कि इन हालात में वो कैसे अपने आप को एडजस्ट करती, लेकिन ऐसा दिखाया प्रेमचंद ने कि उसने बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ और होशियारी के साथ उसने एडजस्ट किया। यानी कि उसमें प्रेमचंद ने आनंदी का एक जिस तरह से ईगो एंड प्राइड को दिखाया है या ऑनर को दिखाया है कि किस तरह से उसने कंप्रोमाइज किया उसे, जो कि बड़े घर की लड़कियां खासतौर पर प्रेमचंद इस हवाले से कहना चाहते हैं कि नहीं करती हैं, जो कि आनंदी ने किया। तो बहरहाल होता यह है कि जो बिहारी लाल है ये दूसरा फेज है। तीसरा फेज जहां पर असल में जो कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेक्स है अफसाने का वो शुरू हो जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू यहाँ से हो जाता है कि एक मर्तबा बिहारी लाल कुछ गोश्त वगैरह ले आता है पकाने के लिए। तो भाभी से कहता है, आनंदी से कहता है कि पका के दो। अब घी जो होता है पाव भर होता है, इतना नहीं होता है कि गोश्त के अलावा कोई दूसरी सब्जी या कोई दूसरा खाना उसमें पके। तो आनंदी क्या करती है, वो चालाकी यानी कि होशियार इतनी भी नहीं होती है कि जो मिडिल क्लास फैमिली में होता है कि हम बहुत बचा कर, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास तेल कम हो, इतना हो कि उसमें एक सालन पक जाए, तो हमारे घर की जो औरतें हैं वो समझती हैं कि हमें किस तरह से इसको मैनेज करना है। वो उसमें से भी थोड़ा बचा कर रखेंगी ताकि दूसरे खाने को इसके लिए ना उसको इस्तेमाल में लाया जाए। क्योंकि आनंदी इतनी होशियार नहीं होती और वो मिडिल क्लास फैमिली की वो मुश्किलात जो ना बारीक मुश्किलात नहीं जानती होती हैं। तो वो क्या करती है कि वो सारा घी उस गोश्त में डाल में इस्तेमाल करती है, गोश्त भूनती है, पकाती है। और होता ये है कि बिहारी लाल सिंह उसे कहता है कि गोश्त तो पका है, दाल में घी क्यों नहीं है। तो वो कहती है कि घी तो कम था, वो तो गोश्त में डाला तो इसके लिए नहीं था, वगैरह वगैरह। अब इनमें जो है बहस होती है और बिहारी लाल उसे कहता है कि तुम बड़े घर की बेटी हो, इसीलिए ये सब नहीं बर्दाश्त नहीं करती, बात बर्दाश्त नहीं करती, वगैरह वगैरह। और नौबत यहाँ तक आती है कि वो खड़ाव यानी कि चप्पल निकाल के पाँव से दे मारता है आनंदी को। तो बिगड़ जाती है आनंदी। अब जो श्रीकंठ होता है ये घर से बाहर ही रहता है, इसका कभी कभी घर आना होता है। तो बीच में जब ये घर आता है
तो तिल मिलाती है आनंदी और ये सारा किस्सा अपने शौहर को सुनाती है। अब शौहर का वाकया देखिए कि शौहर तबन कैसा होता है और प्रेमचंद ने जो बुनियादी खाका उसका खींचा वो कैसा, कि सिर्फ इतना नहीं कि बीए के बाद ये एमए ने अंग्रेजी पढ़ने के बावजूद ये अंग्रेजी मुआशरत को पसंद नहीं करता है या ये इतना मजहबी होता है, बल्कि एक और खूबी प्रेमचंद इब्तिदा में श्रीकंठ की ये बताता है कि ये आदमी गाँव में जो फैमिलीज होती हैं यानी कि जॉइंट फैमिलीज होती हैं, अगर उनमें किसी तरह का कोई आर्गुमेंट होता है, किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है, यानी यहाँ तक नौबत आती है कि घराना टूट जाए, उसके हिस्से हों, तो वो नौबत आने नहीं देता, यानी उसमें सुलह कराता है। तो यानी कि इसने खानदानों को, घरानों को जोड़े रखने का काम किया होता है अब तक, और ये इस बात का कायल होता है कि जो खानदान होते हैं, घर होते हैं, ये मुत्तहिद हों। और इसका एक नजरिया ये भी होता है कि जो बहुएं होती हैं, बहू होती है, वो अमूमन जो नई नवेली जो दुल्हनें आती हैं, उनका ये किया दरा होता है कि वही फूट डालती हैं, आर्गुमेंट्स की बात उन्हीं की वजह से चलती है, घरों में फूट उन्हीं की वजह से पड़ती है। इस वजह से गांव की जो औरतें होती हैं वो ज्यादा पसंद नहीं करती हैं श्रीकंठ को। अब ये मामला है, लेकिन मुत्तहिद और इत्तेहाद का पसंद, यानी कि घरानों को मुत्तहिद करना जानता है और इत्तेहाद में यकीन रखने वाला। अब जब आनंदी ये सारा वाकया अपने शौहर को सुनाती है तो रोती है उसके सामने, तो प्रेमचंद कहते हैं कि औरत, ये एक जुमला प्रेमचंद ने यहाँ बहुत जबरदस्त कहा है। प्रेमचंद कहते हैं कि रोना औरतों का कायदा है क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहता है, औरत के आंसू मर्द के गुस्से पर रोगन का काम करते हैं। अब देखिए ये चीज है कि जो ही वो रोती है तो उसका शौहर गुस्सा हो जाता है, और इतना गुस्सा हो जाता है कि वो बाहर निकलकर अपने बाप से कहता है कि अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। और बाप ये सुनकर सकते में पड़ जाता है कि जो लड़का घरानों को जोड़ने का काम करता है, जो इसका कायल है, जो इसमें यकीन रखता है, ईमान है जिसका, ये वो आज ये बात कह रहा है कि मैं इस घर में नहीं रह सकता। और इस वजह से कि बिहारी लाल ने क्यों मेरी बेगम, मेरी अहलिया पर की मिसाल तौर पर जिसको हम कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की, क्यों हाथ उठाया या क्यों पाँव से चप्पल निकाल कर उसको मारा, यानी मारने की कोशिश की। वो उसे कहता, वो उसे बुरा भला कहता, वो कुछ भी कहता, वो बात चलती, लेकिन उसने हाथ क्यों उठाया, इस बात को लेकर। बहरहाल जो गांव के लोग होते हैं, अब प्रेमचंद ने वही डोमेस्टिक, वही, चूंकि सोशल रीजन उस पर आएंगे जब तनकीद पर आएंगे, तो प्रेमचंद पूरा गांव दिखाता है और गांव की नफ्सियात दिखाते हैं प्रेमचंद, ये प्रेमचंद का खासा है। तो इसमें भी यही होता है कि जो आसपास के जो हमसाया होते हैं, जो जलते हैं बेनी सिंह से, यानी इस घराने से, वो मौके की नजाकत को भांप कर उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, किसी बहाने से घर में आ जाते हैं, सहन में आ जाते हैं, और ये सारा झगड़ा देखने के लिए, तमाशा देखने के लिए। और मुद्दा और मकसद यही होता है कि हम अपनी आंखों से इस घर को बिखरते हुए, इसको टूटते हुए देखें। अब जो बेनी सिंह होता है, चूंकि बुजुर्ग होता है और इसके पास तजर्बा होता है, ये समझता है कि ये लोग इस वक्त जिस बहाने से आए हैं, इसके पीछे असल में आने का मकसद क्या है इनका। तो ये अपने बेटे को इशारों में समझाने की कोशिश करता है श्रीकंठ को, लेकिन वो नहीं समझता है और बजिद होकर सिर्फ एक ही बात कहता है कि मुझे इस घर में नहीं रहना, या तो यहाँ मैं रहूंगा या बिहारी लाल रहेगा। बहरहाल अब बिहारी लाल ये सब सुन रहा होता है, और चूंकि बिहारी लाल अपने भाई की बहुत इज्जत करता है और अपने भाई के सामने कभी उसने ऊंची आवाज में बात नहीं की होती, तो भाई का ये रवैया देखकर दिल बर्दाश्ता हो जाता है, रोने लगता है, और वो अपने भाभी के कमरे में जाता है और दरवाजे पर खड़े होकर भाभी से कहता है कि भैया मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, मुझसे नफरत करते हैं, तो अब मैं यहाँ से जाता हूँ, अब मैं अपने भैया को कभी अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा, रोता है। तो आनंदी जब देवर का ये हाल देखती है और इस तरह से उसका नादिम होना देखती है, आजिज होना देखती है, तो बहरहाल वो औरत है, तो प्रेमचंद भी ही कहते हैं कि वो पिघल जाती है, उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है और पछतावा हो जाता है। वो अपने आप को कोसने लगती है कि एक मामूली सा आर्गुमेंट ये नौबत ले आया कि अब घर में एक बिखराव सा होने लगा है, अब घर टूटने लगा है। तो नादिम होकर वो उसकी तरफ बढ़ती है, और इसी असना में ये सारा वाकया श्रीकंठ भी देख रहा होता है, लेकिन नजरें चुराता है, नजरअंदाज करता है भाई को। तो बहरहाल होता यह है कि आनंदी अपने शौहर को समझाती है और कहती है कि मुझसे गलती हो गई, बहरहाल आपका छोटा भाई है, आपसे बहुत मोहब्बत करता है, वगैरह वगैरह, और सुलह कराती है। जो काम श्रीकंठ करता था गांव में, वो अब आनंदी करने लगी। हालांकि आनंदी ही कॉन्फ्लिक्ट की बुनियादी वजह थी, तो आनंदी सुलह कराती है, और यहाँ पर अफसाना खत्म हो जाता है एक ऐसे मोड पर कि बेनी सिंह आता है, यानी घर का बुजुर्ग आता है, और वो देखता है कि दो भाई गले लगे हैं और एक दूसरे को हौसला दे रहे हैं, और फिर से इस घर में इत्तेहाद हुआ, फिर से ये घर टूटने से बचा।
तो ये देखकर बेनी सिंह बहुत खुश हो जाता है। वजह ये है, एक तो दो वजह होती हैं, कि वो अपने बेटों को अलग नहीं देखना चाहता था, जो कि नहीं हुआ, इसलिए खुश था। दूसरी बात ये कि वो नहीं चाहता था कि उसके हमसाए खुश हों, कि जिस नीयत से वो आए थे, जो वो देखना चाहते थे, वो वाकया न पेश आए, तो वो ना हुआ। तो दोहरी खुशी थी बेनी सिंह की। तो यहाँ पर अफसाना बड़े अच्छे नोट पर खत्म होता है। अब अफसाने की तनकीद पर आते हैं। देखिए, प्रेमचंद, जब हम प्रेमचंद की बात करते हैं, अमूमन सोशल रियलिज्म की बात करते हैं, हमारे यहाँ उर्दू में हकीकत पसंद अफसाना अगर आप देखते हैं तो प्रेमचंद बानियों में शुमार होते हैं। बल्कि मेरे ख्याल में उर्दू में पहला हकीकत पसंद अफसाना प्रेमचंद ने ही लिखा। तो अब जिस जमाने में प्रेमचंद लिखा करते थे, वो जमाना ये था कि अभी नया नया हम अफसाना दास्तान को छोड़कर आए थे, थोड़ा दास्तान से आगे बढ़ने की हमने कोशिश की थी। नॉवल, नजीर अहमद जैसे लोगों ने नॉवल लिखे थे और बाकी लोगों ने, लेकिन अफसाना अभी हम उस नौयत का नहीं लिख पा रहे थे कि टॉलस्टॉय जैसा या क्या कहते हैं गोरकी जैसे अफसाना निगार जो अफसाने लिखते थे, उस पाए के अफसाने हम नहीं लिख पा रहे थे। शायद अभी वो समझ नहीं थी जो अफसाना बुनने का, अफसाना लिखने का फन है, पूरे फन से, उसकी टोटलिटी से हम वाकिफ नहीं थे, पूरे आर्ट की टोटलिटी से वाकिफ नहीं थे। तो इसमें प्रेमचंद का कोई कसूर नहीं है, बल्कि मैं प्रेमचंद को इसलिए बड़ा मानता हूं कि इब्तिदा में ही प्रेमचंद ने कुछ ऐसे अफसाने लिखे हैं जो कि अफसाने की शुरुआत थी। आप इस चीज को जहन में रखिए कि ऐसे अफसाने लिखे कि आदमी ये यकीन करने मतलब आदमी यकीन ही करता है कि ये पहला अफसाना निगार होगा, यानी इससे पहले इसके सामने कोई बड़ा शाहकार अफसाना नहीं रहा होगा। जैसे कफन का अफसाना जैसा अफसाना, जैसे ईदगाह जैसा अफसाना, जैसे पोस की रात जैसा अफसाना। ये अब कफन तो प्रेमचंद का मास्टरपीस है। मैं उस अफसाने की बात करूंगा तो वो काफी था प्रेमचंद को डिस्क्राइब करने के लिए और प्रेमचंद को की इनफरादियत को बयान करने के लिए। अब ऐसे आदमी का आप कद देखिए, अब ऐसे आदमी को देखिए कि जिसके सामने टेबल पर कोई अफसाना ऐसा है ही नहीं कि जिसे देखकर वो अफसाना लिखता उर्दू में, और वो आपको कफन जैसा अफसाना दे रहा है जिसमें आर्ट जौबन पर है। मतलब अगर आप प्राइम देखेंगे आर्ट का तो मैं कफन से ही शुरू करता हूं। मैं कहता हूं हमारे यहाँ अफसाने का जो प्राइम शुरू हुआ था और आर्ट इन टर्म्स ऑफ आर्ट, तो वो कफन से ही शुरू होता है, जिसको बाद में लेकर आपने देखा, बेदी को देखा, अपने मंटो को देखा, अपने कृष्ण चंद्र इस्मत और क़ुर्रतुल ऐन हैदर को देखा। इन सब लोगों के सामने प्रेमचंद जैसा आदमी पहले कफन जैसा अफसाना लिख चुका था। आर्ट हमारे पास था। और आप रशियन लिटरेचर, इटालियन लिटरेचर, यूरोपियन लिटरेचर को छोड़िए कि मतलब उन्होंने उससे इस्तेफादा किया, लेकिन उससे इस्तेफादा करने से पहले उनके पास प्रेमचंद का आर्ट था। इस अफसाने की तरफ आइए, तनकीदी जाविये से इसको देखते हैं। देखिए, ये अफसाना अगर हम कफन के मुकाबले में देखें तो बहुत कमजोर है। प्रेमचंद का तरीका बाज अफसानों में, खासतौर पर इस अफसाने में, अखलाकी पैगाम देने का रहा है। मतलब ये जैसे कि अखलाकी दर्स देना चाहते हूँ, और ऐसा करने में, जो कि देखिए ऐसा कोई अफसाना नहीं होगा कि जिसमें कोई मैसेज नहीं होगी, लेकिन मैसेज पहुंचाने का तरीका ऐसा होना चाहिए अफसाने में कि जो आर्ट पर हावी ना हो, यानी कि फन पर हावी ना हो। तो आप कफन देखते हैं ना, आप कफन पढ़ते हैं, कफन अफसाना पढ़ते हैं तो उसमें भी एक पैगाम है, उसमें भी एक मैसेज है, उसमें भी एक काउंटर नैरेटिव है, लेकिन वो नैरेटिव, वो बयानिया आर्ट पर गालिब नहीं आता। यानी अफसाना कफन पढ़ने के बाद आदमी को ये एहसास कतई नहीं होता है, कारी को ये एहसास कतई नहीं होता है कि मैंने कोई पैगामी, कोई अखलाकी दर्स पढ़ा, मैंने कोई ऐसी कोई मतलब जिसको हम कहते हैं कि कोई मैसेज पढ़ी, बल्कि हम फन, जो फन से हमें प्लेजर मिलता है, फन से जो लज्जत मिलना चाहिए, उस लज्जत को हम महसूस करते हैं, बड़ा लुत्फ आता है। अब बताता हूं कैसे। जब इब्तिदा होती है कफन की, आप देखिए कि वो मंजर कितना तख्लीकी है, उसमें जबान कितनी तख्लीकी है। अब इस अफसाने के मुकाबले में देखिए, इस अफसाने की जो शुरुआत होती है, जैसे पहले ही प्रेमचंद ने मन बना लिया था कि मुझे एक मैसेज देनी है, एक यानी कि मुख्तलिफ नैरेटिव्स को काउंटर करना है। जैसे इस नैरेटिव को कि जो बड़ी घर की बेटी है ये
मतलब उस जमाने में हो सकता है, मुझे तो लगता है कि आज के जमाने में भी एक नैरेटिव है कि जो बड़ी घर की बेटियां होती हैं, इनके हाव भाव, इनके नाज नखरे बड़े होते हैं, तो जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं वहाँ ये सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, और बहुत जल्द ये अगर इनकी शादी हो भी जाए मिडिल क्लास फैमिली में, तो ये उस आदमी को अलग करती है और ये इनसे घरों में फूट पड़ती है वगैरह वगैरह। इस किस्म के नैरेटिव्स तो आज भी हैं, हमारे यहाँ भी हैं, आपके यहाँ भी होंगे, तो जाहिर है। लेकिन उस जमाने में ये नैरेटिव बहुत गालिब था और प्रेमचंद ने किसी हवाले से उस नैरेटिव को काउंटर करना चाहा। तो एक तो ये चीज, और दूसरी चीज कुछ ज़मीनन प्रेमचंद ने इसमें बातें की, जैसे मैंने कहा कि जो श्रीकांत के हवाले से कहा कि ये अंग्रेजी पढ़ने के बावजूद अंग्रेजी मुआशरत को पसंद नहीं करता था, ये प्रेमचंद की अपनी सोच है। ये प्रेमचंद खुद मतलब इस मिजाज के थे कि वो अंग्रेजी से मरगूब नहीं थे, यानी कि अंग्रेजी से इतने मरगूब नहीं थे जितना कि हमने बाद के अफसाना निगारों को देखा, जैसे मंटो को देखा, जैसे बेदी को देखा, जैसे कुरतुल ऐन हैदर वगैरह। इस कबील के जितने भी अफसाना निगार आप देखिएगा, उन्होंने जर्मन लिटरेचर, इटालियन, रशियन लिटरेचर मतलब पूरा पढ़ लिया था। तो अब प्रेमचंद की अपनी सोच ये थी, तो इसीलिए जो अफसाना निगार जब टेक्स्ट लिखता है, जब मतन बुनता है, चाहे वो अफसाना हो कुछ भी हो, उसमें उसकी अपनी जात भी झलकती है। ऐसा नहीं है कि वो किसी किनारे पर हो या दूर बैठकर कैरेक्टर को जो कुछ उसके मन में आए करने दे, उसकी अपनी नफ्सियात भी होती है। तो अब चूंकि इसका इब्तदाइया कफन के जितना मुअस्सर नहीं, और दूसरी बात यह है कि जो प्लॉट बुना है प्रेमचंद ने, अब प्रेमचंद की यहाँ खासियत यह है कि प्लॉट जब प्रेमचंद का होता है वो बड़ा चुस्त होता है। ऐसा नहीं है कि प्लॉट में खामी होती है, कोई बात इररिलेवेंट होती है, यानी कि गैर मुनासिब हो, जो पूरे बयानिया या पूरे जो थीम होती है, सेंट्रल आइडिया होता है अफसाने का, उससे मुताबिकत न रखते हो, ऐसा नहीं है। प्रेमचंद जानते थे कि क्या चीज है ये, तो प्लॉट तो उनका अच्छा होता है। लेकिन जो अंजाम होता है, अब कफन का अंजाम देखिए, कफन एक का इख्तितामिया एक सिचुएशनल ट्विस्ट पैदा करता है, मतलब हैरत में डालता है आदमी को और कारी को, कारी सोचने लगता है। वो एक तो कैथारसिस भी होता है, साथ में ये भी है कि एक वो कारी अपने जहन में कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, आगे ले जाने की कोशिश करता है, उसके हवाले से तरह तरह के ख्यालात उसके जहन में पैदा होते हैं। लेकिन इस अफसाने का जो एंड है वो एक ड्रामा के जैसा एंड है, यानी कि एक ड्रामेटिक एंडिंग में कहूंगा इसे, कि जिसमें आप देखिए कि आप चाहते हैं कि या तो आप चाहते हैं कि एंडिंग इस तरह से हो और इस तरह से होती है, या ये कि प्रेमचंद खुद उसको एक अंजाम तक ले जाना चाहते हैं, और ये अंजाम पहले ही प्रेमचंद के जहन में होता है कि मुझे इस नुक्ते पर इस चीज को खत्म करना है। तो इस अफसाने को देखिए, ये खुशगवार एहसास पर खत्म हो जाता है, और यहाँ कारी ना कुछ सोचता है आगे की तरफ, और ना कारी में किसी तरह का कोई तजस्सुस, ना कारी में किसी तरह की कोई हैरत पैदा होती है। यहाँ कारी बिल्कुल मुतमईन होकर अफसाना बंद करता है, जैसे कि उसका मुद्दा, उसका मकसद पूरा हुआ हो। मुझे लगता है कि ये अफसाना बमुकाबिल कफन के इस लिहाज से भी कमजोर है कि इसकी जो एंडिंग है। और दूसरी बात ये है कि जो मैं हमेशा प्रेमचंद के हवाले से, मतलब मेरा अपना जाती पर्सपेक्टिव है, यहाँ जितने भी भाई लोग बैठे हैं और बाकी जो हमारे अजीज बैठे हैं, हो सकता है कि मुझसे मुत्तफिक न हो, इख्तलाफ राय रखते हूँ, लेकिन मेरी राय ये है कि प्रेमचंद के हवाले से कि वो बाज़ औक़ात जो देहाती सोच होती है जिसमें तासुब भी हो, एक चीज है, वो तासुब भी प्रेमचंद के यहाँ देखने को मिलता है। हरचंद की प्रेमचंद लिटरेरी फिगर थी, मतलब प्रेमचंद कोई मामूली आदमी नहीं थे। उनके यहाँ समझ आम गांवों और आम देहाती लोगों के मुकाबले में ज्यादा अच्छी होनी चाहिए थी। लेकिन प्रेमचंद के यहाँ भी कुछ चीजें हैं, जैसे मैंने कहा था कि जो ये अफसाना है, इसमें एक जुमला इन्होंने कहा कि उसके यहाँ बेटियां ही बेटियां पैदा हुई, और ये जो जुमला है, ये जुमला बड़ा चुभता है। अब देखिए कि बेटियों का पैदा होना, बेटी का पैदा होना, ये एक जमाना था जब इसको कोई आदमी अपने लिए समझ लीजिए कि बदकिस्मती से ताबीर करता था इसे। लेकिन अब वो जमाना गया। अब हम खासतौर पर अब चूंकि इस्लाम से जुड़े लोग यहाँ बैठे हैं, मजहब कोई भी हो, चाहे वो हिंदू मजहब हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो कोई भी मजहब हो, कभी इस तरह की तफरीक को मजहब ने कोई राह नहीं दी। और लेकिन प्रेमचंद के यहाँ जो ये सोच है, ये वही कल्चर है जो देहात गांवों में हमें अमूमन देखने को मिलती है, और प्रेमचंद भी किसी हद तक इस चीज से कायल थे, इसीलिए उन्होंने ये जुमला कहा। मुझे ये जुमला बहुत चुभा प्रेमचंद का, तो इस जुमले पर लोग बात कर सकते हैं, शायद मुझसे बेहतर बात कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि
जैसे प्रेमचंद एक जगह कहते हैं कि हाँ, औरत का जोर और हौसला गुरूर और इज्जत शौहर की जात से है, उसे शौहर ही की ताकत का घमंड होता है। ये ऐसा जुमला है कि जो बड़ा मोटिवेट कर सकता है। तो बाज़ जुमले ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक जुमला प्रेमचंद का चुभे और अच्छा न लगे। ये जुमला बहुत अच्छा है। वाक़ई एक औरत का घमंड, उसका गुरूर उसका हस्बैंड होता है, उसका शौहर होता है। लेकिन आज के दौर को अगर आप देखिए कि अगर आप इस चीज़ को रिलेट करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि जो औरत इंडिपेंडेंट होना चाहती है, जो औरत खुद मुख्तारी की तायीद करती है या खुद मुख्तार होना चाहती है, वो इस जुमले से कतराएगी और ये समझेगी कि ये शायद उसको कमज़ोर साबित करने के लिए या कमज़ोर दिखाने के लिए जुमला बुना गया है, लिखा गया है। वो शायद इस जुमले से इत्तेफाक राय न रखे, लेकिन जुमला बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा है। इसी तरह से इस अफसाने में अगर देखा जाए तो और क्या बताऊं मैं इस अफसाने के बारे में जो इसमें अच्छा इसकी थीम के बारे में तो मतलब खैर ये तो फैमिली यूनिटी के हवाले से है। आप जानते हैं कि इस पूरे अफसाने में थीम तो यही है। लेकिन एक चीज है कि इसका क्लाइमेक्स जो प्रेमचंद ने दिखाया था, जब क्लाइमेक्स इस अफसाने में शुरू होता है जब श्रीकंठ कहता है कि अब मैं इस घर में नहीं रहने वाला। यहाँ प्रेमचंद से गलती हुई है, जो मुझे लगता है कि जब आप अफसाना पढ़ेंगे, अफसाने की किरत करेंगे, हो सकता है कि चूंकि आपने बहुत कम वक्त दिया था, 1 घंटा पहले ही, शायद आधा घंटा पहले आपने कहा था कि इस पर बात करनी है और मैंने हामी भरी और मैंने उसी वक्त शायद अफसाने को थोड़ा इधर उधर पढ़ा, जहन में बहुत कुछ चल रहा था, तो मुंतशिर जहन लेकर मैं आपके सामने हूँ, इसलिए शायद तसलसल भी नहीं होगा मेरी बातों में। तो खैर क्लाइमेक्स को मैं समझता हूं कि जब ये आदमी कहता है कि अब मैं इस घर में नहीं रहना चाहता, ये बहुत फूरी नतीजा था, ये बहुत फूरी रवैया था। अब देखिए, एक आदमी जो इत्तेहाद को पसंद करता है, एक आदमी जो घरों में जाकर सारी नफ्सियात समझता है, वाकई की पूरी जानकारी लेने के बाद 2 ग्रोहों को मुत्तहिद करने की कोशिश करता है या मुत्तहिद करता है, वो आदमी कैसे एक औरत के एक आंसू पर ही इस नतीजे पर पहुंचे कि वो बाहर निकलकर फौरन और समझ लीजिए कि यकलख्त उसकी जबान से निकल जाए कि अब मैं इस घर में नहीं रहने वाला। इस नतीजे तक पहुंचने का जो दौरानिया है वो इतना कम प्रेमचंद ने दिखाया कि कारी ये समझ ही नहीं पा रहा है कि आखिर उसके जहन में ऐसा चला क्या, आखिर क्यों कर उसने ये जुमला कहा कि अब मैं इस घर में नहीं रहने वाला। हालांकि प्रेमचंद ने एक जुमला तो इस हवाले से कहा, प्रेमचंद ये कहते हैं कि जब श्रीकंठ कहता है कि अगर बिहारी लाल उसे गाली देता, उसे बुरा भला कहता तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था उस पर। तो हाथ उठाने की बात ने उसे क्या इस नतीजे तक पहुंचाया कि वो अपने वालिद के सामने ये कहे कि अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। तो यहाँ एक तरह का इस्तेजाब है, एक तरह का मैं समझता हूं कि कारी अगर इस चीज को पढ़ेगा, जब इस हिस्से को पढ़ेगा तो थोड़ा हैरान हो जाएगा, थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाएगा। और यहाँ प्रेमचंद से गलती हुई है। प्रेमचंद को चाहिए था कि यहाँ, हालांकि वो कर सकते थे कि वो उसके नफ्सियाती रवैये की, यानी कि आखिर क्यों कर उसका वो रद्द-ए-अमल जाहिर हुआ, कि वो उसकी थोड़ी बहुत मतलब तफसील देते। हालांकि अफसाने में तफसील तो नहीं दी जा सकती, लेकिन इख्तिसार के साथ उसको इस तरह से बयान तो कर ही सकते थे कि जिससे कारी को ये अंदाजा हो जाता या ये मालूम पड़ता कि आखिर ये आदमी इस नतीजे तक क्यों पहुंचा। तो ये एक चीज है कि प्रेमचंद के यहाँ, तो ये सिर्फ यहाँ नहीं है। प्रेमचंद का जो अफसाना आप देखिएगा, शतरंज की बाजी, या कई ऐसे अफसाने हैं प्रेमचंद के जिनमें बहुत फूरी स्टेटमेंट प्रेमचंद ने दी है, या किरदार को किसी ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं, इतना फूरी डाल देते हैं कि उससे पहले और जो काज एंड इफेक्ट होता है वो कहीं मालूम ही नहीं होता। और ये प्रेमचंद के बहुत अफसानों में देखने को मिलता है। और दूसरी बात यह है कि मजहबी तासुब प्रेमचंद के यहाँ बहुत रहा है। इस अफसाने में भी प्रेमचंद ने जो
इब्तिदान रामलीला की बात कही है इसके हवाले से, मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई जरूरत थी, उसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता अफसाने में, क्योंकि अफसाने में उस चीज को अगर आप देखिए कि पूरे अफसाने में उसके हवाले से मजीद कोई बात ही नहीं होती, ना उसके कॉन्टेक्स्ट में कोई वाक्य, कोई इवेंट जो अफसाने का है, छोटा से छोटा इवेंट भी आप लीजिए, कोई उसे मुताबिकत नहीं रखता। जो उसने रामलीला के हवाले से बात की कि वो बहुत मजहबी था और रामलीला में मुख्तलिफ किरदार अदा करता था वगैरह, ये एक नुक्ता प्रेमचंद का मुझे इसमें बिल्कुल गैर जरूरी लगा। इसको न लिखते प्रेमचंद तब भी श्रीकंठ की जो जिंदगी है, उसका जो किरदार है, वो हम पर वाज़ेह हो जाता। बहरहाल अफसाने पर बहुत बेहतर बात कर सकते हैं यहाँ मौजूद लोग, तो मैं माजरत खा हूँ कि उस तरह से बात नहीं कर पाए इस अफसाने पर जिस तरह से शायद मैं करना चाहता था, और उसकी वजह यह है कि मुझे बहुत कम वक्त मिला, और इतने कम वक्त में अफसाना पढ़ना, फिर उसकी तनकीद, फिर उसको उस पर तबसरा करना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था। लेकिन क्या करूं कि इनकी मोहब्बत का असीर हूं, और ये जब भी कुछ कहते हैं मैं मना नहीं कर पाता। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अभी तक बर्दाश्त किया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। क्या खूबसूरत मिसरा है कि खुदा का शुक्र है बेशक बड़ी तकदीर रखते हैं। ये प्रोग्राम भी कुछ इसी तरह शुरू भी हुआ था, और मैं कोई और बात कहूँ उससे पहले मेरे लिए ज़रूरी है कि उस्ताद मोहतरम, मेरे मुर्शिद, मेरे सरपरस्त और हम सब के सरपरस्त जनाब प्रोफेसर मोहम्मद जाहिदुल हक साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, डायरेक्टर खुदाबख्श स्टूडेंट पब्लिक लाइब्रेरी पटना। सर आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। साथ ही साथ अरशद हमराज साहब जो रिसर्च स्कॉलर हैं, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, ये उन शख्सियात में हैं अरशद भाई कि जिनके ज़रिए हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया था। खैर मकदम है, इस्तकबाल है। इस तरह अहमद रईस साहब शायद मैं सही नाम लूँ तो शब्बीर नाम है, डॉक्टर शब्बीर साहब, लेकिन मैं अहमद रईस नाम से देख रहा हूँ, लेकिन शायद मुकम्मल नाम है शब्बीर, डॉक्टर शब्बीर साहब, इतना मैं कह सकता हूँ। आपका इस्तकबाल है। इसी तरह निसार अहमद साहब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, डॉक्टर परशोत्तम साहब, डॉक्टर मुहिउद्दीन साहब, डॉक्टर साहिल साहब, और सर से मैं गुजारिश करूँगा कि सर इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से इज़हार ख्याल फरमाए तो हम लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपनी बात जरूर रखूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और लोगों ने हैंड रेज किया है, उन्होंने हाथ उठाया हुआ है। पहले उन लोगों को अपनी बात रखने का मौका दीजिए, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। अरशद हमराज भाई से मैं दरख्वास्त करूंगा कि अरशद भाई आप इस प्रोग्राम के उन अव्वलीन अहबाब और शख्सियात में से हैं जो पूरा हक़ रखते हैं। आप चाहें तो इज़हार ख्याल फरमाएँ। अरशद हमराज साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी, लेकिन मैं उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर जाहिदुल हक साहब को सुनना चाहूँगा, और जैसा कि सर ने कहा कुछ लोगों ने जो हाथ उठाए हैं उनसे सवाल ले लिया जाए, या अगर वो कुछ कहना चाहें तो ज़्यादा मुनासिब है। जी, सामीन में से कोई कुछ तासुर पेश करना चाहें या कोई इश्काल है, सवाल है तो आप रख सकते हैं इख्तिसार के साथ। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं डॉक्टर मुबीनुद्दीन कुरैशी। सर, याद रसूल साहब की एक बात थोड़ी सी लगी कि वो बहुत ज़्यादा मजहबी नहीं था, बावजूद इसके कि वो इसकी ज़रूरत क्या थी रामलीला की। तो मैं समझता हूँ कि वो उसका पहलू ये है सर कि वो बावजूद एक शरीफ नफ्स और मजहबी होते हुए भी वो अपनी बीवी की थोड़ी सी बातों पे जो है वो एक तरफ से कहिए कि वो गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मैं इस घर में नहीं रहूंगा। ये वहां पर पहलू दिखता है सर कि वो मजहब का उसके ऊपर कुछ भी जरा सा असर नहीं हुआ, तो इसलिए उसने रामलीला वगैरह को उसने कानम प्रेमचंद ने उन्होंने दिखलाया। मेरी नजर इसलिए वो जरूरी था, नफ्सियाती पहलू था। जी देखिए, अगर हम आपकी बात सही है, देखिए आपकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन मजहब ये है कि जो कि जिस तरह से वो इत्तेहाद का हामी था, घरों को जोड़ता था, ठीक है, जहाँ कहीं किसी बहू को देखा कि उसने कोई आर्गुमेंट किया और डोमेस्टिक वायलेंस पर कहीं पर कोई बात उठी तो बकौल प्रेमचंद वो सुलह कराता था,
और इस बात में यकीन रखता था कि जो भुएं होती हैं जो वो उन्हीं की वजह से फूट पड़ती है वगैरह वगैरह। और ये सारी चीज़ अगर आप देखिएगा तो एक मजहबी मुआशरे में, ख़ासतौर पर जो हमारे मशरक़ी मुआशरे हैं, यहाँ पर आप देखिए कि मजहबी मजहब के हवाले, जो मजहब में इस तरह की शादियों के हवाले से, घरानों के हवाले से जो बातें होती हैं, उनको इंटरप्रेट इस तरह से किया गया है बहुत पहले से कि ये सोच पैदा हुई है। होना तो ये चाहिए था कि जब उसकी बीवी ने उसके सामने ये बात कही कि मतलब रोई और देवर के हवाले से बुरा भला कहा, होना तो ये चाहिए था कि वो वहां पर सुलह कराता, या ये कराता, ये जो कि उसका अकीदा था, या ये करता कि वो उसे डांटता। क्योंकि अगर हम मजहब की देखें, जो मजहबी आदमी होता है, बहुत कम मैंने मजहबी आदमियों को देखा होगा कि जो बहुत रैशनल जहन के होते हैं, यानी कि अगर उनकी बीवी मिसाल के तौर पर गलती करती है, या मिसाल के तौर पर घर का कोई आदमी, मर्द गलती करता है, तो वो औरत को यानी कि उसके लिए कसूरवार ठहराए। तो ये बहुत कम होता है कि मैंने देखा है कि ज्यादातर की औरतों को ही कसूरवार ठहराया जाता है, औरतों की ही वॉइस बंद की जाती है, उनको वॉइस रेज करने नहीं दी जाती। और डोमेस्टिक वायलेंस अगर आप देखते हैं, मिसाल तौर पर आज जो घरानों में डोमेस्टिक वायलेंस होती है, औरतों की आवाज को दबाया जाता है, औरत को सरपस किया जाता है। और ये पैट्रियार्कल सोसाइटी का इतना बड़ा सच है और इतना कड़ी सच है कि आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसको झुटला नहीं सकते, आज भी होता है। तो लेकिन वो वहां पर बहुत रैशनल हो जाता है, यानी कि मजहबी आदमी इतना रैशनल नहीं होता है कि जितना वो हो जाता है कि उसकी बीवी उसे कहती है कि उसने उस चप्पल मारी या उसने उसे खड़ाव मारी, तो वो उस बात पर इतना चिढ़ जाता है, इतना गुस्सा हो जाता है कि वो ये फैसला कर लेता है कि अब वो इस घर में नहीं रहेगा। ये रैशनल डिसीजन है, ये कोई किसी मजहबी आदमी का डिसीजन नहीं हो सकता है, ये ताकुल पसंद आदमी का डिसीजन हो सकता है। आप इस बात को समझिए। ये बड़ा अच्छा पॉइंट प्रेमचंद ने दिखाया। मैं इस चीज को गलत नहीं कहता हूं, बल्कि ये कहता हूं कि जब वो इस नतीजे तक पहुंचता है, तो जो बीच का दौरानिया है कि वो जब घर में आता है, ये वाकया सुनता है और इस नतीजे तक पहुंचता है, तो बीच का दौरानिया बहुत महदूद, बहुत कम, और समझ लीजिए कि किसी हवाले से गैर वाज़ेह मालूम हो जाता है। मतलब मैं एज अ रीडर ये समझ ही नहीं पाता हूं कि आखिर वो इस नतीजे तक पहुंचा कैसे। एक वो ऐसा आदमी जो इस जहन का हामिल है ही नहीं, जिसका किरदार जो पहले दिखाया गया है वो इस जहन का हामिल है ही नहीं, इस जहनियत का ही नहीं है, वो ऐसा फैसला कैसे कर सकता है? प्रेमचंद ने ये चीज दिखाई नहीं उसमें। और दूसरी बात जो मैंने रामलीला के हवाले से बात की थी, जो वो जुमला है, आप उस जुमले को देखिए। मैं इसलिए कहता हूं कि उस जुमले का कोई लॉजिक ही नहीं बनता था उसमें। हालांकि बाद लोगों के हवाले से हो सकता है कि वो अच्छा हो, जैसा कि आपने कहा कि वो मुनासिब है, लेकिन मुझे लगता है कि वो सही नहीं था। क्योंकि रामलीला का जो कॉन्टेक्स्ट वहां पर बनता, अगर मैं कॉन्टेक्स्ट पैदा करने की, यहाँ सर बैठे हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, मेरे गुरु रहे हैं, अगर कॉन्टेक्स्ट पैदा करने की कोशिश कर भी लें, तब वो होना चाहिए था कि वो अपनी बीवी को मारता या अपनी बीवी की वॉइस आवाज दबाता। अगर हम मजहबी कॉन्टेक्स्ट में देखें, जो कि अमूमन मजहबी लोगों का रवैया रहा है, लेकिन वो बहुत रैशनल हो जाता है। तो अगर कॉन्टेक्स्ट पैदा करने की कोशिश की भी जाए, तब भी वो रिलेवेंट जुमला है जो प्रेमचंद ने रामलीला का कॉन्टेक्स्ट पैदा करने की बहुत मजहबी बताया उसे। तो या अगर आप समझ लीजिए कि अगर उसे मजहबी दिखाने की कोशिश की गई है, तब जिस नतीजे तक वो पहुंचता है, वो नतीजा बहुत फुरी था, और वो फुरी रिएक्शन समझ में ही नहीं आता कि ऐसा एक मजहबी आदमी का ऐसा रिएक्शन कैसे हो सकता है। इस पर सर बहुत बेहतर बात कर सकते हैं जी। जी शुक्रिया सर, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अब मैं सर से दरख्वास्त करूंगा कि सर इजहार ख्याल फरमाएं। और कोई बात नहीं रखेंगे क्या? पुरुषोत्तम ने भी हाथ उठाया हुआ है। डॉक्टर पुरुषोत्तम साहब, अगर आप कोई सवाल रखना चाहें तो पूछ सकते हैं। डॉक्टर पुरुषोत्तम सिंह साहब। जी, जाहिद सर को मेरा आदाब। तमाम आदाब जितने भी हाजरीन बैठे हैं, हमारे उस्ताद बैठे हैं, तो हमें ज्यादा बोलने का तो मौका भी नहीं मिलता है, और हम चाहेंगे कि सर से सुनेंगे, क्योंकि आपको पूरा बोलना है पुरुषोत्तम, आप लोग पूरा बोलिए। मैं तो सुनने के लिए यहाँ पे आया हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं। हम भी सर आपको सुनने के लिए बहुत ख्वाहिशमंद हैं। जावेद रसूल को सुना, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे पहले भी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इस तरह के प्रोग्राम हुआ करते थे, जिस टाइम पे हम अफसाने पे कभी गुफ्तगू करते थे या किसी दूसरे मौजू पे गुफ्तगू करते थे। तो मेरा ये मानना है कि सही कहा इन्होंने
कि जब हम इस अफसाने को पढ़ते हैं, प्रेमचंद के ऐसे बहुत सारे अफसाने हैं, जिस तरह से उन्होंने कफन को लिया है या जिस तरह से बड़े घर की बेटी को लिया है, तो एक जुमला जो बीच में आया है, उस टाइम पे मुझे ये लगा, जब मैंने पहली बार ऐसा पढ़ा था, तो उसके दूसरी बार जब मैंने उसको पढ़ा तो मेरे ज़हन में भी यही सवाल आया बीच में कि ये आखिर ये जुमला जब उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि जब हम घर से वही शख्स, वो ऐसा शख्स जो इतने सारे काम कर सकता है, उसने ये जुमला जो कहा कि घर से निकलने वाली बात। और जहाँ तक रामलीला का सवाल है, इसको अगर मज़हबी ताल्लुक से जब मैंने खुद से शायद ज़ाहिद सर उसके बाद अपनी राय पे ज़रूर इज़हार ख़्याल करेंगे। लेकिन मैंने जहाँ तक समझा, मैंने ये समझा कि इसको अगर हम रामलीला के साथ या किसी दूसरे मज़हबी इदारे के साथ जोड़ें, तो इसमें ये जुमला बिल्कुल दुरुस्त कहा है प्रेमचंद ने, क्योंकि जब छोटा भाई जो है बड़े भाई की, वो जो हिंदू समाज में ये रहता है कि भाई की जो वाइफ होती है, जो उसकी बीवी होती है, उसकी तरफ ये है कि रामलीला में जैसे आपने देखा है कि लक्ष्मण जो है उसने कभी रामचंद्र की जो वाइफ है माता सीता, उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा था। तो चप्पल उठा के ये कहना या उसके मुंह पे मारना, तो ये मुझे लगता है यहाँ पे कि उसका वो जुमला जो है प्रेमचंद का जो उन्होंने इस्तेमाल किया है वहां पे, वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि उस घर में वो 1 मिनट नहीं रह सकते। इसका मतलब वो वहां पे ये कहना चाहते हैं कि उनकी वहां पे इज्जत जो है इस तरह से उछाली गई है। तो मेरा ख्याल ये है, शायद हो सकता है आप दुरुस्त कर सकते हैं। बाकी जाहिद सर इस बारे में ज्यादा हम सुनना चाहेंगे जाहिद सर को। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत अच्छा। सामीन में से अब भी कोई इख्तिसार के साथ अपनी बात रखना चाहें तो रख सकते हैं इसी मौजू के ताल्लुक से। तमाम सामीन का शुक्रिया। उसके बाद मैं सर की तरफ चलूँ, सर को भी बताऊँ तो सर तकरीबन 4 बज रहे थे शाम, तो देखा कि कई इश्तिहार प्रेमचंद पर लगे हुए इधर उधर। मैंने ग्रुप में एक मैसेज किया, अगर 50 लोग तैयार हो जाएं तो शाम में हम एक प्रोग्राम रख लेंगे। 50 लोगों को हमने कहा और तकरीबन हमारे प्रोग्राम में 70 से प्लस लोग थे, अभी कुछ कम हुए हैं। खुदा का शुक्र है, आप तमाम सामीन की मोहब्बत है और ये प्रोग्राम चल रहा है। और मेरे लिए सादत की बात है कि प्रोग्राम हम कर रहे हैं और हमारे सरपरस्त अपनी सरपरस्ती मतलब मुकम्मल ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं। वो हमारे मदरसे में कहते थे कि जब उस्ताद की मौजूदगी में तकरीर करते हैं छुप छुपा कर, तो तकरीर अच्छी होती है। तो हमारा प्रोग्राम इसी तरह चल रहा। जब मैंने चेक किया कौन कौन लोग मौजूद हैं तो देखा कि सर भी मौजूद हैं। सर आपका बेहद शुक्रिया कि आप हमारी सरपरस्ती हमारी मौजूदगी में गैर मौजूदगी दोनों तरीके से फरमा रहे हैं। हम बात सादतमंद हैं और ऐसे उस्ताद बहुत कम लोगों को मिलते हैं कि हालात तो ऐसे हैं कि बुलाने पर वक्त नहीं है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हमारे सरपरस्त हमारे लिए हर वक्त वालिदैन की तरह हमारी इस्लाह फरमा रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आज़िज़म मुज़फ़्फ़र, और आप तमाम सामीन का, हाज़रीन का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और डॉक्टर जावेद रसूल को सुना। मैं इस प्रोग्राम में इश्तिहार देखने के बाद ही मैंने इरादा किया था कि मैं आऊंगा, और मुझे भी इसका अंदाजा था कि ये प्रोग्राम बहुत जल्दी में तय हुआ है। और जावेद को खासकर मुझे सुनना था, डॉक्टर जावेद रसूल को। बड़ी अच्छी बात है कि मैं 3-4-5 बातें मेरे जहन में है जो मैं अपने तौर पर जिन चीजों को मैंने देखने समझने की कोशिश की है, मैं अपनी बातें रखूंगा। कुछ चीजें तजुर्बे की बुनियाद पर है, कुछ चीजें अफसाने और इन सब चीजों की रोशनी में। प्रोग्राम मुज़फ़्फ़र हमेशा हम लोगों को प्लान करके करना चाहिए। प्रेमचंद की वफात या प्रेमचंद की पैदाइश किसी भी मुनासबत से जो है तारीख, वो हम लोगों को पहले से पता है। अच्छी तैयारी के साथ प्रोग्राम में आना चाहिए, इसलिए कि अंग्रेजी में कहावत है, वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छी तैयारी आपके प्रोग्राम की कामयाबी की जमानत है कि आधी तैयारी आपकी हो जाती है, उसी में प्रोग्राम निकल जाता है। वो हमको उसका ध्यान रखना चाहिए। फिर भी आप लोगों ने इतने शॉर्ट नोटिस पे जो प्रोग्राम किया है, वाकई आप और आपकी टीम के, आपकी जमात के जितने लोग हैं जो आप तबलीग कर रहे हैं उर्दू अदब की, उसके ये तमाम लोग काबिल मुबारकबाद हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने किया है। जावेद रसूल से मैं जाती तौर पर
बहुत ज्यादा मुतासिर रहता हूँ। जावेद रसूल ने वाकई अफसाने का हक अदा किया, और जिस चीज ने मुझे हैंड रेस करने पे, हाथ उठाने पे मजबूर किया, वो जावेद रसूल का वो जुमला है कि जहां उन्होंने दो टूक फैसला किया कि प्रेमचंद का ये अफसाना कफन की बनिस्बत या कफन के मुकाबले में बेहद कमजोर अफसाना है। मैं इस चीज की तायद करता हूं कि ये हमारे नौजवानों में, जो खासकर अब अदब पढ़ने वाले लोग हैं, मेरे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद वाले लोग हैं, उनमें इस रवैये का फुकदान है कि वो बैन बैन का रास्ता अख्तियार करते हैं, दो टूक अपनी राय किसी चीज पे नहीं रखते हैं। किसी भी मामले पे वो फौरन वो चले आते हैं, अच्छा वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह करते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कम कीजिए, अदब को समझने की या किसी भी तहरीर को समझने की, उसके माफी जमीर तक पहुंचने की कोशिश कीजिए, नफ्स मजमून को पकड़िए और उसका हक अदा कीजिए। जावेद रसूल ने जो किया वो बिल्कुल दुरुस्त किया है, और तनकीद का मतलब ही यही है कि अपनी बात बेखौफ खतर कही जाए, जो जावेद रसूल ने बात कही। अब उसके बाद जावेद रसूल पे भी बात हम करना चाहते हैं कि अगर आपने प्रेमचंद अफसाना पढ़ा है, प्रेमचंद का, ये कोई अहमक है जो बार बार फोन किए जा रहा है। प्रेमचंद ने अगर कफन अफसाना नहीं लिखा होता, अगर हमने प्रेमचंद का कफन अफसाना नहीं पढ़ा होता, प्रेमचंद का कफन अफसाना प्रेमचंद का अफसाना है, लेकिन वो तो वर्ल्ड लिटरेचर में मास्टरपीस है। हम प्रेमचंद का तज्जिया अब उनके तमाम अफसानों को पसे पुष्ट रख के सिर्फ कफन की रोशनी में करते हैं। कफन एक ऐसा पैरामीटर हो गया है कि अब उससे राह फरार हम लोग अख्तियार नहीं कर सकते हैं। बड़े घर की बेटी इसके बावजूद एक बहुत अच्छा अफसाना है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कफन से जब उसका तज्जिया करेंगे, कफन से जब उसका तकाबुल करेंगे, तो कफन के मुकाबले प्रेमचंद का कोई अफसाना नहीं टिक पाएगा। मुझे अफसानों में, मैं अफसाना मेरा मैदान नहीं है, मैं मामूली सा तालिब इल्म हूँ, शायरी से मुझे दिलचस्प, लेकिन अफसाना पढ़ते वक्त में मुझे हैरानी होती है कि मंटो ने सौगंधी जैसा अफसाना कैसे लिखा, राजन सिंह बेदी ने लाजवंती जैसा अफसाना कैसे लिखा। मुझे तो इस बात पे हैरानी होती है। मैं अक्सर ये जुमला अपने स्टूडेंट्स के सामने, दोस्तों के सामने कहता हूँ कि अजब हरीफ था, मेरे ही साथ डूब गया, मेरे सफीने को गरकाब देखने के लिए। अल्लाह जाने शायर इस शेर को कहते वक्त वो मार्फत की कौन सी मंजिल पे था जहां उसको ये मामला समझ में आया। हम आरिफों का दोनों तरफ से जिया हुआ, इरफान जात भी न हुआ, रात भी गई, पता नहीं अल्लाह जाने शुजा खावर वो उस वक्त जो है ना किस जगह पे थे, कौन सी मंजिल पे थे, वहां पे उनको कैसे ये शेर समझ में आया, कैसे उन्होंने हक अदा किया। ऐसे बहुत सारे अशार हैं जो मैं सुना सकता हूं, लेकिन अफसाना लिखना, अफसाने को बरतना, और उसमें बहुत सारी चीजों को, इमेज मेकिंग है, कैरेक्टर बिल्डिंग है, उसमें डायलॉग्स हैं, उसमें प्लॉट जिसको हम लोग कहते हैं, जो किस्सा है, कहानी है, उसकी जो बुनत है, उसमें कई सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। वहां जहां प्रेमचंद या हमारे जो बड़े अफसाना निगार हैं, इस्मत हैं, बेदी हैं, मंटो हैं, और बहुत सारे लोग हैं, अगर नाम कोई छूट जाए तो माफ कीजिएगा, मैंने ज्यादा अफसाने नहीं पढ़े हैं, लेकिन इन लोगों ने अल्लाह जाने बेहद अच्छे अफसाने लिखे। लेकिन जाती तौर पे मेरी राय अपनी अलग है। प्रेमचंद का ये अफसाना जो है, ये अफसाना बहुत ही अच्छा अफसाना है मेरी नजर में, इसलिए कि अफसाने में एक चीज है जिसको जावेद ने उसकी तरफ बात की होगी, मैं गालिबन ध्यान नहीं दे पाया, वो है कल्ब माहियत। ये कल्ब माहियत की बेहतरीन मिसाल है कि वो आनंदी कि जिसने कयामत का शोर जो है ना बर्पा कर दिया, सबसे पहले प्रेमचंद ने, जो प्रेमचंद के अफसाने की खासियत है, उनके तमाम अफसानों में देखेंगे तो कल्ब माहियत का मामला होता था। पहले जब हकीकत निगारी, हकीकत पसंदी की तरफ थे, वो कल्ब माहियत की बेहतरीन मिसाल इसमें है कि अब वो लाल बिहारी का जाकर हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि एक कदम भी अगर आगे बढ़ाया तुमको सौगंध है, फला है। और अब वहां पर से पूरा अफसाना हम
अफसाना जहां पर से पढ़ना शुरू करते हैं जहां पहुंचे। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि ये अफसाना मैंने पिछली बार, आखिरी बार मुझे लगता है कि ईमानदारी से एतराफ करूं तो कम से कम 15 साल पहले पढ़ा था। अगर मैं भूल जाऊं कोई चीज तो मुझे माफ कीजिएगा, याद दिला दीजिएगा। इस अफसाने में प्रेमचंद ने जिस कलवे माहियत की तरफ इशारा किया है वो हमारे समाज का इज्तिमाई शऊर है, इज्तिमाई लाशऊर है। हमको उसकी तरफ जो है ध्यान रखना चाहिए। अब जावेद रसूल ने जो उसमें ऑब्जेक्शंस किए हैं बिल्कुल दुरुस्त ऑब्जेक्शंस हैं। मैं अक्सर ये बात मैंने कही है, जावेद को याद भी होगी कि मैंने भगत सिंह के हवाले से कहा था कि भगत सिंह ने जो फैसला किया था, भगत सिंह ने जो कदम उठाया था 1927, 28, 29, 30 के वाकये को आज 2020, 21, 22, 23, 24, 25 में उसको इवेलुएट करना, उसका एहतसाब करना और उस पर स्वीपिंग रिमार्क दे देना सबसे आसान काम है। अरे भगत सिंह ऐसा कर लेते तो ऐसा होता, ये बोलना बहुत आसान है। जो क्रिकेटर जो एक आसान गेंद पे कैच हो गया है उस पर कमेंट करना बहुत आसान है। उसकी जगह पे बैट लेके क्रीज पे जाके मैच खेलना और वहां बॉल फेस करना वो सबसे मुश्किल काम है। प्रेमचंद ने अपने जमाने में जिन चीजों को, मैं अभी एक और मिसाल दूंगा आपको, जिन चीजों को इस अफसाने में पेश किया है, जावेद ने बात की डोमेस्टिक वायलेंस की। मुझे लगता है प्रेमचंद, हजरत अल्लामा प्रेमचंद डोमेस्टिक वायलेंस के डी से नावाकिफ थे बेचारे। उनके जमाने में ये चीजें हमारे यहाँ समाज में बहस का हिस्सा ही नहीं थी। हमारे मुल्क में उस वक्त लिटरेसी कितनी थी? 5.5%। पढ़े लिखे हुए लोग कितने थे मालूम नहीं। और वहां पर इस तरह की चीजें, वहां पे किसी भी किस्म का इज्म, वहां पे किसी भी किस्म का कोई फीचर, वो नाम की चीज थी ही नहीं उस नाम की। प्रेमचंद ने वहां पर जो अफसाना, उसकी जो कहानी, जो बुनत तैयार की है वो मार्के की चीज है। वहां पे एक वो लाला बेनी नारायण है ना, बेनी माधव, उनके 2 बेटे हैं, एक श्रीकंठ है और एक लाल बिहारी है। श्रीकंठ की बीवी आनंदी है और छोटा भाई जो है वो किस बात पर थे, एक छोटी सी बात है कि गोश्त बनाते वक्त में एक आध पाव शायद घी था और उसने घी को गोश्त में इस्तेमाल कर लिया, दाल बिना घी के मिला। आप याद कीजिए लाजवंती, अफसाना राजेंद्र सिंह बेदी का। बेदी ने एक जुमला लिखा है कि लाजवंती ने तबीयत गजब की पाई थी, मूली से लड़ जाती थी और गाजर से मान जाती थी। जरा इस जुमले को कभी तन्हाई में बैठ के सोचिएगा। अल्लाह जाने ये जुमला कहां से राजेंद्र सिंह बेदी को वाहे गुरु ने कैसे ये जुमला दिया कि एक जुमले में उसने लाजवंती के उस पूरे कैरेक्टर को लाके वहां पर रखा कि वो औरत जो अगवा होने के पहले अपने शौहर से लड़ती थी, झगड़ती थी और अगवा होने के बाद जब वापस आई है, अब जो सुंदरलाल उससे बेहद नरमी से बर्ताव करता है तो वो लड़की, वो औरत चाहती है कि ना, हमको देवी मत बनाओ, हमको पहले ही जैसे बीवी की तरह ट्रीटमेंट दो, हमको वही करो हमारे साथ में, वही सुलूक। हमको वो देवी सिर्फ कहता है तो वो नाराज हो जाती है। और उसके वहीं पर जो है ना बेदी लिखता है कि गाजर से लड़ जाती थी और मूली से मान जाती थी। यानी गाजर और मूली जिसकी कहते हैं ना, तुम किस खेत की मूली, अरे क्या गाजर मूली की तरह काट दिया, तो गाजर की तरह। और कहां से तशबीह दी, क्या जुमला लिखा है, मार्के का जुमला। वैसा ही एक मार्के का जुमला इस अफसाने में है। गालिबन जावेद रसूल उसको सरफ नजर कर गए। मैंने हिंदी में ये अफसाना पहली मरतबा पढ़ा था, उसको बाद में मैंने उर्दू में पढ़ा। उसमें जुमला लिखा हुआ था कि पुरुषों के क्रोध अग्नि को भड़काने में औरतों के अश्रु जल आग में घी का काम करते हैं, औरतों के आंख के आंसू मर्दों के गुस्से को भड़काने में रोगन का काम करते हैं। ये वो तारीखी जुमला है कि मैं प्रेमचंद के पूरे लिटरेचर को मैंने पढ़ा। गोपाल मित्तल ने जितना जमा किया और बाकी प्रेमचंद के माहिरीन ने, मैंने अल्लाह का शुक्र है कि मंटो और प्रेमचंद के तकरीबन तमाम अफसाने पढ़े हैं, शायद कोई अफसाना छूटा होगा। ऐसा जुमला मुझे और कहीं पे नहीं मिला कि जहां प्रेमचंद ने अजली सदाकत को, जो अबदी हकीकत है, उसको इस तरह से आसानी से अफसाने में पेश किया। और वहां पर अफसाने का पूरा राज जो है वो खुल जाता है। और प्रेमचंद कहना क्या चाहते हैं, इस अफसाने का नाम गुलाम अब्बास के अफसाने की तरह आनंदी हो सकता था। इस अफसाने का नाम 2 भाई हो सकता था। इस अफसाने का नाम सर सैयद अहमद खान के जैसे रसूम और आदात टाइप का नाम था, उसी टाइप से इसका नाम जो है ना गुस्सा और नफरत या गुस्सा और मोहब्बत हो सकता था। लेकिन प्रेमचंद है, जाहिदुल हक नहीं है। वो बहुत पढ़े लिखे हुए आदमी थे, दुनिया बहुत देखी थी। उन्होंने बहुत सोच समझ के नाम रखा था बड़े घर की बेटी। और बड़े घर की बेटी का वो चरित्र उन्होंने लास्ट में दिखाया
कि बड़े घर की बेटी घरों में आग लगाना नहीं बल्कि लगी हुई जो आग है उसको बुझाना जानती है। बड़े घर की बेटी रिश्तों को तोड़ना नहीं बल्कि टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना जानती है। इंसान अपनी किसी और वजह से बड़ा नहीं होता है बल्कि अपनी खुशखुल्की से, अपने अच्छे आदात से, अतवार से, तौर तरीके से, तहजीब से, तरबियत से बड़ा होता है। और इसीलिए हम लोग इस अफसाने को पढ़ने के बाद ये सबक लेते हैं कि जो लड़की है वही औरत है। वो लड़की कोई भी, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी बीवी, कोई भी हो सकती है। वो बड़े घर की बेटी की तरह कैसे जो है ना बिहेव करे। और इंसान बिलाखिर इंसान है, उसमें जो है ना अच्छी और बुरी दोनों ख्वाहिशें हैं, दोनों चीजें हैं। नफ्स अमारा, नफ्स लवामा दोनों चीज है। और उन दोनों चीजों को प्रेमचंद ने जिस तरह से कल्बे माहियत की रोशनी में पेश किया है वो बेहतरीन मिसाल है इस अफसाने में। और हमने इस अफसाने को बारहा पढ़ा, बहुत बार पढ़ा और बहुत लुत्फ लिया इस अफसाने से कि आखिर कोई तो बात होगी कि ये अफसाना प्रेमचंद का बड़ा अफसाना है। या लोग प्रेमचंद के बड़े अफसानों में जहाँ पे नमक का दारोगा और कुछ कुछ अफसाने का नाम लेते हैं, कफन तो है ही, वहां पे बड़े घर की बेटी का नाम लेते हैं। वहां प्रेमचंद ने इन सब चीजों को दिखाया था। और जाहिर सी बात है 1936 से पहले का समाज प्रेमचंद को मिला। 36 से पहले के समाज में जो चीजें उस जमाने के पस मंजर में हो सकती थी, वहां पे गाय और बैल और भैंस, अफसाने के शुरू में ही देखिएगा तो वहां पे खानदान का जिक्र करते हुए कि अब तो वहां पे कोई हाथी और ये नहीं है बल्कि एक भैंस है जो बड़ी मरी हुई सी भैंस है, लेकिन दूध बहुत ज्यादा देती थी क्योंकि अक्सर कोई ना कोई बाल्टी लिए हुए वहां पे खड़ा रहता था। ये सब चीजें जो है जो इख्तियाराती तौर पर प्रेमचंद इस्तेमाल कर रहे हैं, अलामती तौर पर, वो हमारे उस जमाने के समाज का नक्शा है जो अब के तकरीबन 100 साल, 125 साल पहले का समाज है। प्रेमचंद उसकी अक्कासी कर रहे हैं और हमको उस पस मंजर में इस अफसाने को पढ़ना चाहिए। जावेद रसूल ने अफसाने के फन पे, उसकी बुनत पर, आर्ट पर, क्राफ्ट पर बात करते हुए, कफन से तज्जिया करते हुए, तकाबुल करते हुए बिल्कुल सही कहा कि ये अफसाना कमजोर है इसलिए कि हमारे सामने में कफन है। अगर कफन को हटा दें, कफन को थोड़ी देर के लिए बालाए ताक रखें तो बड़े घर की बेटी वाकई बड़ा अफसाना है और प्रेमचंद जैसे अफसाना निगार के लिए वाकई एक मार्के का अफसाना है। अगली चीज जिसकी तरफ पुरुषोत्तम ने भी इशारा किया कि वहां पर रामलीला जो आया है वो रामलीला अपने पर्सपेक्टिव में आया है, अपने पसमंजर में आया है। हमारा हिंदुस्तानी समाज है, हिंदुस्तानी समाज में रिलेशंस डिफाइंड है, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और जहां पर उन चीजों को पेश करने में, समझाने में प्रेमचंद को अपने आसपास से जो भी चीज, जो तस्वीर नजर आई उसको पेश किया है। हमको लगता है कि प्रेमचंद के समाज में जहां पर आसपास में प्रेमचंद से, चूंकि आप सब लोगों के इल्म में है कि बनारस की रामलीला जो है वो बड़ी मशहूर रामलीला है। जेएनयू के एक प्रोफेसर हुआ करते थे, अब रिटायर हो गए हैं, प्रोफेसर रमन प्रसाद सिन्हा, उन्होंने बनारस की रामलीला पर पीएचडी का काम किया है। मार्के की चीज है, उसको पढ़िएगा कि कैसे बनारस की रामलीला में वहां का जो राम है वो असल में वो राम जो भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र हैं, वो नहीं बल्कि वहां की रामलीला में बनारस महाराज जो है वो रामलीला है। वहां के महाराज जो है वो वहां पे जो हायरार्की है स्टेट की, राजा की, किंगशिप की जो हायरार्की है, उस हायरार्की को वहां रिफ्लेक्ट किया गया है। अब अगर मैं ये बात कहूं तो लोग मुझे मारने के लिए चले आएंगे कि भाई साहब रामलीला तो मजहबी चीज है हमारे, उसमें तुम क्या डिफाइन कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। प्रोफेसर रमन प्रसाद सिन्हा की थीसिस उठा के पढ़िए, जेएनयू की लाइब्रेरी में है, उसमें आपको बनारस उसके आसपास की चीज देखने के लिए मिलेगी। तो आपको समझ में आएगा कि रामलीला महज मजहबी नौयत की चीज नहीं है। रामलीला है बिल्कुल मजहबी नौयत है, लेकिन वहां बनारस में उसकी हायरार्की कुछ और हो जाती है। तो प्रेमचंद ने उसको समझाने के लिए कि भाभी जो है, बड़े भाई की बीवी मारना और वो दूर की चीज है, उसकी तरफ नजर उठा के भी नहीं देख सकते। नजर उठा के देखना वहां पे गुनाह है और वहां पे गुस्से में खड़ा उतार के मार देना, और उसने उसको रोकने के लिए सर पे लगता है लेकिन हाथ किया तो उसकी उंगली जख्मी हो गई है। गालबन यही है कहानी में। प्रेमचंद उससे जो जिसको अब हम और आप डिफाइन कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस, वो उसको दिखाना चाह रहे हैं वहां पे, लेकिन ये सब टर्मिनोलॉजी वहां पे नहीं होगी। तो हमको उस पस मंजर को देखना चाहिए और ये बिल्कुल सही है। प्रेमचंद के यहाँ जो बात मैंने बिल्कुल शुरू में कही कि हम लोग उन्वान से, मौजू से जज्बाती तौर पर लगाव हमको हो जाता है। प्रेमचंद इंसान से बिलाखिर अदीब है, फनकार है, चीजों को समझने में, पेश करने में उसकी
की पेशकश में उनसे भी कहीं पर कमी बेशी हो सकती है, उस पे हम लोग खुल के बात करेंगे। प्रेमचंद को या किसी भी शायर और अदीब को क्यों हम अर्श मोहल्ला पे बिठा देते हैं, क्यों उसको हम इंसान और इंसानी गिरोह से खारिज कर देते हैं और उसको ऊपर ले जाके कहीं बिठा देते हैं। ये रवैया अदब के लिए खतरनाक है। मजहबी तौर पर आप जो करना चाहें कीजिए, आपका और मजहब का मामला है, आपका खुदा का मामला है, आपका भगवान का मामला है, आप समझिए। लेकिन अदब तो अवामी फलाह के लिए है, अवाम की चीज है, उसको हम पढ़ेंगे समझेंगे। और अदब हमको वही तो सिखाता है कि हम कैसे आदमी को, इंसान को अच्छा इंसान, अच्छे को बेहतर, बेहतर को और बेहतर, बेहतर और बेहतर को बेहतरीन बनाए। हम उसकी तरफ जा रहे हैं। और वहां पे शायर, अदीब, दानिश्वर, मुफक्किर जो है वो अपनी समझ के, अपने तजर्बे और मुशाहिदे की बुनियाद पे बहुत सारी बात वहां पे पेश करता है। तो इस रोशनी में प्रेमचंद के इस अफसाने पे गुफ्तगू यकीनन कारआमद है। और इन तमाम चीजों का अहाता आप लोगों ने किया, कम नोटिस में, कम वक्त में भी बड़ा काम आप लोगों ने किया। मैं उसके लिए आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूं। लेकिन इसके साथ में ऑन ए लाइटर नोट एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि अगर इस अफसाने का इंतखाब मुजफ्फर ने या जावेद ने किया है तो ये सरासर जुल्म है। इसलिए कि मुझे डर इस बात का है कि इस अफसाने में जो खानदान है, शौहर है, बीवी है, देवर है, भाभी है, इज़्दिवाजी रिश्ते हैं, ताल्लुकात हैं, इन सब चीजों पे तमाम मुजर्रद, तमाम बैचलर लोग बात करें तो मुझे डर ये है कि कहीं आगे चलकर ये लोग शादी, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन के मुतनफिर ना हो जाए ये लोग। इसलिए अफसाने का सिलेक्शन यहाँ पर गलत है आप लोगों का। मुझे लतीफा याद आता है कि पार्लियामेंट में पॉपुलेशन कंट्रोल पे बातचीत हो रही थी। वजीर आजम मरहूम आन जहानी अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस पर धुआंधार तकरीर फरमा रहे थे, पॉपुलेशन कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल, मुल्क में आबादी बढ़ गई है, फला। तो हमारे उस वक्त के बिहार के साबिक वजीर आला लालू प्रसाद यादव, जो 9 बच्चों के बाप हैं, उस जमाने में पार्लियामेंट में थे, वो खड़े हुए और उन्होंने वाजपेयी जी को रोका और टोका, कहा वाजपेयी जी गलत बात है, व्हेन यू डोंट प्ले द गेम डोंट मेक द रूल। वाजपेयी जी जाहिर सी बात है, हम सब लोग जानते हैं, अनमैरिड थे, उनकी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन बर्थ कंट्रोल पे बहस कर रहे थे। तो मुझे डर इसी का है कि ये जो हमारे बच्चे हैं, बशमूल जावेद रसूल, जो अभी तक मुजर्रद हैं, ये सारे के सारे लोग एक ऐसे अफसाने को, एक ऐसी कहानी को मौजूद बहस बना के गुफ्तगू कर रहे थे जिसमें रिश्तों की नजाकतों का जिक्र है। जहाँ बड़ा भाई है, जहाँ एक बाप है, उसके 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा है, उसकी बीवी है, उस बीवी का यानी उस खातून का एक देवर है, देवर भाभी का रिश्ता, बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का जो है ना वो रिश्ता है। और रिश्तों की नजाकतें वहां बहुत हैं। मुझे डर ये है कि कहीं इस तरह की कहानियों को पढ़ के और उसकी गहराई में उतर के बच्चे जो है ना शादी का जो ये समाजी इदारा है हमारा, उससे जो है ना कहीं भाग न जाए। अल्लाह के वास्ते आप लोग ऐसा मत कीजिए। मैं जाती तजर्बे की बुनियाद पर कहता हूँ, ये सिर्फ महज कहानी है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, आप लोग सच्चाई को कबूल कीजिए, भागिए बिल्कुल मत। और ऐसा होता रहता है। मैं इस कहानी को आज से नहीं, शादी तो मेरी अभी कुछ 8-10 साल पहले हुई, मैं इस कहानी का बहुत पहले से आशिक हूं कि वाकई इस कहानी में प्रेमचंद ने आनंदी की जगह पे बड़े घर की बेटी रख के ये मैसेज दिया है कि बड़े घर की बेटी अगर मिल जाए तो आपकी जिंदगी, आपकी डूबती हुई नैया पार हो सकती है, आपकी उजड़ी हुई जिंदगी संवर सकती है, आपकी जिंदगी में जो खजा का अगर जो ना कहीं पे दौर दौरा है तो उसको बहार से जो ना वो तब्दील कर सकती है। और ये काम अमली तौर पर उस कहानी में आनंदी ने करके दिखाया है कि जिसने अभी कुछ घंटे पहले, कुछ वक्त पहले जिसने शिकायत की और जिसकी शिकायत से एक भरा पूरा परिवार जो अब उजड़ने की कगार पे है, वो खातून एक झटके में कल्बे माहियत के जेरे असर प्रेमचंद ने दिखाया है कि उसने उजड़ते हुए घर को बचा लिया। वो लड़का जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है, जो डिबेटिंग क्लब का चैंपियन है और न जाने क्या क्या है, वो अब घर में रहने को तैयार नहीं है और वो जा रहा है। और जुमला क्या कहा है कि मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता हूं। मैं इस बात को जिम्मेदारी के साथ इसलिए कहता हूं कि मुझसे बड़े 3 भाई हैं, मैं 3 बड़े भाइयों का छोटा भाई हूं और 2 छोटे भाइयों का बड़ा भाई हूं। ऐसा कोई भी बड़ा भाई कह दे तो उस छोटे भाई के लिए वाकई कयामत है। और वहां पे छोटे भाई ने और कुछ नहीं किया, वो चाहता तो वो रिजॉर्ट करता, वो किसी तरह से रिटेलिएट करता, गुस्सा, नफरत और कुछ, लेकिन उसने एक ही जुमला कहा कि मैं जा रहा हूं, मैं ऐसी जगह जा रहा हूं जहां मेरा कोई मुंह न देख सके।
बस वहीं पर से तो सब पूरा प्रोग्राम चेंज हो गया, पूरी कहानी की फजा वहीं पर से तब्दील हो गई। और एक जुमले में, जैसे मरसिये में एक शेर में शायर सॉरी मरसिया नहीं, कसीदे में तशवीब से जैसे शायर जो है ना मध्य की तरफ गुरेज का इस्तेमाल करके चला आता है, प्रेमचंद ने इस अफसाने में अमली तौर पर गुरेज से एक जुमले में काम लिया है कि एक जुमले से उसने माहौल को, पहले बात कहीं कुछ और हो रही थी और एक जुमले से वो गुरेज का इस्तेमाल करता है और अब उसका पूरी कहानी बदल गई है। वाकई ये एक मार्के की कहानी है। इस कहानी पे गुफ्तगू करना, उसको आज के दौर में समझना, 21वीं सदी में 20वीं सदी की किसी कहानी को आज के जमाने के कुछ ये 25, 26, 28, 30, 32 साल के लड़के और उसमें मेरे जैसे एक बुजुर्ग आदमी को शामिल करके 125 साल पहले की कहानी पे बहस करना, यकीनन प्रेमचंद को इससे बेहतर खराज और नहीं दिया जा सकता है। मैं समझता हूं कि प्रेमचंद को इस ज़िम्न में इस हवाले से पढ़ना और प्रेमचंद को इस तरह से याद करना ही हम सब लोगों की तरफ से प्रेमचंद के प्रति उनके तई बेहतरीन श्रद्धांजलि है। उनको बेहतरीन खराज अकीदत हम लोग पेश कर रहे हैं। और ऐसा प्रोग्राम मुनक्किद करने के लिए उर्दू है जिसका नाम, मुजफ्फर इमाम और जावेद रसूल के तमाम साथियों का, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। और मुझ जैसे कम पढ़े लिखे या बेपढ़े लिखे आदमी की समा खराशी को इतनी देर बर्दाश्त करना, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, क्लास मजेदार रहा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये इंतखाब मुजफ्फर इमाम साहब का था। अब आप बताइए। बहुत शुक्रिया। मैं सामीन को बताऊं कि हमारे लिए सादत की बात मुजफ्फर, अगर ये मुजफ्फर इमाम का सिलेक्शन है तो मुजफ्फर इमाम के घर वालों को अब जो है ना खबर भिजवाने की जरूरत है कि बच्चा जो है वो अब शादी के लायक हो गया है। वो इस तरह के प्रोग्राम करवा के आपको इनडायरेक्टली मैसेज दे रहा है। अब तो आप लोग अल्लाह के वास्ते इसकी बात सुन लीजिए। और ये काम मैं बखुशी कर सकता हूँ कि मुजफ्फर इमाम के बहनोई साहब मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट में है और मैं जहां पे अभी बैठा हूँ यहाँ से मुजफ्फर इमाम का घर बमुश्किल तमाम 150 पौने 200 किलोमीटर होगा। वो आपसे मिलने ख्वाहिशमंद भी हैं। बहुत शुक्रिया तमाम सामीन का और बिलखुसूस उस्ताद मोहतरम का। वह कहें और सुना करे कोई। वाकई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस्ताद मोहतरम की ज़ुबान में जो सलासत और फसाहत दी है वह हर किसी को नसीब नहीं है। लेकिन साथ ही साथ उस्ताद मोहतरम से हमने सुना है, बराह रास्त पढ़ा है कि जो मेहनत और मशक्क़त और अपने शख्सियत को संवारने में, अपनी शख्सियत की तश्कील में जो मेहनत आपने की है, खुदा से दुआ है कि वह मेहनत हमें भी करने की तौफीक मिले, क्योंकि बगैर मेहनत के कुछ मिलता नहीं है। अब तमाम सामीन का शुक्रिया, अब तमाम सामीन का शुक्रिया। और सादत मंदी की बात है कि छोटा सा प्रोग्राम कराते हैं, छोटा ही समझ कर हम कराते हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि इस छोटे से प्रोग्राम को वह बड़ा बना देता है। वरना आप, मैं ये कहूँ दावा के साथ कि ये इस वक्त कोई भी प्रोग्राम, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, फ़ख्रिया नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं एजाज़ी तौर पर या शुक्राने के तौर पर कर रहा हूँ कि रात के 11:13 हो रहे हैं और इससे पहले रमज़ान मुबारक का महीना, तो उसमें भी हमने एक प्रोग्राम कराया था, उसमें तकरीबन 12 बजने वाले थे तकरीबन, उसमें भी 50-60 लोग तकरीबन ज्वाइन थे और अभी भी 11:15 हो रहे हैं वक्त, लेकिन 60 लोग मुसलसल सुन रहे हैं। या तमाम की मोहब्बतों का शुक्रिया कि आप तमाम हमारा साथ दे रहे हैं। और हमने जो क्लासिकी उर्दू अदब सीरीज़ शुरू किया है, पहला प्रोग्राम हमारा हो गया, दूसरा प्रोग्राम तकरीबन तैयार है, सर से हमारी गुफ्तगू होगी, हम प्रोग्राम का सिलेक्शन कर रहे हैं कि किस मौजू पर प्रोग्राम हो और उस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से ऐसे असातिज़ा से हम गुफ्तगू सुने, उनसे ताल्लुक़ से हमारी गुफ्तगू हो, फिर हम एक साथ मिलकर गुफ्तगू शुनीद का मौका फ़राहम करें ताकि उस मौजू के ताल्लुक़ से सैर हासिल गुफ्तगू हो सके। तो इस प्रोग्राम में ज्वाइन होने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आप तमाम सामीन का शुक्रिया, बिलखुसूस उस्ताद मोहतरम का शुक्रिया और साथ ही साथ उन तमाम अहबाब का और जो हमसे बड़े हैं उन तमाम का शुक्रिया जिनको
तो मैंने दावत दी, वो शरीक हुए, और जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ उन तमाम का शुक्रिया। तो अब प्रोग्राम के अख्ताम का ऐलान किया जाता है। वस्सलामु अलैकुम। मुजफ्फर एक सवाल किसी ने पूछा है, पूछना चाह रही हैं, जरीन नाम है। जी जी, ज़रीन, हाँ, प्रोग्राम का इन्होंने ही आगाज़ किया था। सर आपकी गुफ्तगू और जावेद रसूल ने अफसाने के तमाम सावियों का हमारे सामने वाज़ेह कर दिया। इस खूबसूरत तहलील के बाद मेरे जहन में अफसाने के हवाले से एक सवाल उभर रहा है, अगर आप जी पूछ लें। ज़रीन आलिया पूछ सकती हैं। सर, बड़े की बेटी को लिखे हुए तो एक सदी से ज्यादा अरसा बीत चुका है, लेकिन आज के नौजवान इंडिविजुअलिज्म और अपने जाती हुकूक पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो आपके ख्याल में आज की जो नई नस्ल है और जो तलबा हैं, उनके लिए इस अफसाने में क्या खास फिक्री पैगाम हो सकता है? थोड़ा इस सवाल का जवाब कौन देंगे, जावेद रसूल या मैं? सर, आपसे सुनना चाहूंगी। अरे ये तो वही मामला हो गया कि एक बार मैंने अपने फारसी के एक उस्ताद मोहतरम हमारे थे जेएनयू में, मरहूम प्रोफेसर महमूद आलम साहब, उनसे मैंने पूछ दिया कि सर इश्क क्या है। तो उन्होंने मुझे बहुत मोहब्बत से पीठ पे हाथ रखा और कहा कि बेटा, इश्क के बारे में आप मत पूछो। इस उम्र में इश्क के बारे में मैं जितना सोचता हूँ उतना गहराई में उतरता जाता हूँ। तो अब आप ये पैगाम मुझसे अभी इस वक्त मत पूछिए, इसलिए कि मैं बैठा हुआ तो सरकारी चैम्बर में हूँ, लेकिन बाजू में घर है। इसलिए अब जो है ना, इस तरह के मामला पे अभी जो है ना बोलना, हाँ, एक दो चीजें हैं, शायद आपको सवाल का जवाब मिल जाए। जरीन, आपने सवाल अच्छा किया। एक बच्ची ने और किसी ने सवाल पूछा, मैं नाम उसका नहीं ले रहा हूँ, कि उनकी जिंदगी में भी इस तरह के कुछ मामलात आए कि अब शादी से डर लग रहा है। डर से बाहर निकलिए, इसलिए कि वो एक ऐड है ना, डर के आगे जीत है, तो उससे थोड़ा बाहर निकलिए। वो किस कंपनी का कोल्ड ड्रिंक का ऐड था, डर के आगे जीत है? माउंटेन ड्यू का सर, माउंटेन ड्यू। अरे मैं बहुत पीता था एक जमाने में माउंटेन ड्यू। तो माउंटेन ड्यू पीजिए, डर के आगे जीत है। सलमान भाई से हम लोग हौसला लेते हैं। 60 के सलमान भाई हो गए, अभी तक किसी से नहीं डरते हैं, और डर के आगे जीत है, आगे निकलिए। रह गई बात इसमें, एक चीज पे मैं एक पॉइंट पे और बोलना चाह रहा था, जिसपे जावेद रसूल ने भी, पुरुषोत्तम ने भी, और गालिबन एक आध और किसी ने बात रखी थी, कि वो मर्द के हवाले से बात हुई थी कि इस तरह का जावेद ने ऑब्जेक्शन किया कि प्रेमचंद ने इस तरह के जुमले औरतों के लिए, लड़कियों के लिए इस्तेमाल किए थे कि वो शौहर परस्त होती है, या ऐसा ही कोई जुमला था ना जावेद? जी, वो के लेकिन मैंने प्रेज किया था उस जुमले को सर। मैंने उसको मैंने उसको बड़ा मुस्बत अंदाज में पेश किया था। वो मुस्बत जुमला भी है, अच्छा है कि जब वो कहती है उसे कि औरत को अपने शौहर पर घमंड होता है, ये शौहर का घमंड होता है। बिल्कुल औरत ने, हाँ। अब आज मैं एकदम पूरा तहलील नफ्सी नहीं, तहलील अफसाना के पूरे मूड में हूँ आज मैं। पता नहीं, क्योंकि कल से मुझे मेरा एक हफ्ते का यहाँ खुदा बख्श वीक शुरू हो रहा, फाउंडर्स वीक, तो अब मैं किसी और मूड में हूँ। लेकिन आज आपका पोस्टर देखने के बाद पता नहीं क्या क्या चीजें जहन में आ गई, मैं भी आ गया इसमें। मैं आज एकदम पूरा तहलील के मूड में हूँ कि औरत का घमंड जो है ना, गुरूर, उसका शौहर होता है। सिनेमा में इस तरह के डायलॉग बड़े अच्छे लगते हैं कि सिनेमा हॉल में हम लोग जोश में आ जाते हैं, ताली बजाने लगते हैं, साहब थप्पड़ से डर नहीं लगता, डर तो फला से लगता है। सिनेमा में बड़ा अच्छा लगता है। रियल लाइफ एकदम इसके अपोजिट है। हर औरत का गुरूर उसका शौहर होता है। भाई साहब, अभी पिछले 1 साल में मर्दों की दुर्गति हमारे मुल्क में जितनी हुई है, खासकर शौहरों की, मर्दों की नहीं, शौहरों की जितनी दुर्गति हुई है, कहीं पे तो जो को ब्लू रंग के कहीं पे जो वो ड्रम में भेजे जा रहे हैं, कहीं पे जो उनको ले जाके जो है धक्का दे दिया जा रहा है। कहीं ऐसा सिर्फ मर्दों के साथ नहीं, औरतों के साथ भी हुआ है। लेकिन प्रेमचंद के इस तरह के जुमले हैं कि उस वक्त वक्ती तौर पर पढ़ने के बाद तो बड़ा मजा आता है, मुस्बत लगता है। भाई साहब, अगर ये मुस्बत होता तो हमारे समाज में, मैं जिस जगह से आता हूँ, आपको फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात कर रहा हूँ, अब के 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि शहर में 1500, 1 साल में 1500 केस तकरीबन डोरी एक्ट के, सेपरेशन के, पुराना जो आईपीसी सीआरपीसी पुराना होता था उसमें 498 ए के, दहेज उत्पीड़न के 1500 केस तकरीबन होते थे।
ये किस चीज का, कौन सी औरत का जो ना शौहर उसका गुरूर और घमंड है। मजाक के तौर पे कहते हैं कि वो एक फिल्म आई थी सलमान खान की और माधुरी दीक्षित की, उसमें जो है ना वही शाहरुख खान भी था, वो डायलॉग उसमें था कि हर लड़की से पूछो कि उसका जो है ना दुनिया का सबसे फेवरेट इंसान उसका बाप, उसके बाद उसका भाई, शौहर बेचारा तो बीच में कहीं पे आता नहीं है, वो तो गैर जरूरी लोग है, गैर जरूरी चीज है वो आके। तो अब उसको प्रेमचंद उसको एक अच्छी बात जो ना कह रहे हैं, जावेद को बात अच्छी लगी कि हर औरत का शौहर उसका गुरूर होता है, घमंड होता है। देखिए ये दोनों चीजें बैलेंस लाइफ में, बैलेंस जहाँ पे आप इसको कम से कम मेरी जाती जिंदगी पे महमूल ना फरमाए। मेरी जाती जिंदगी बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी है, और जो बच्चे मेरे और मेरे घर के फैमिली के इनसाइडर्स हैं, जावेद हैं, मुजफ्फर हैं, और दो चार नाम मैं बोल सकता हूँ, आसिम बद्र हैं, शब्बीर भट्ट हैं, शब्बीर दार हैं, शरीर भट्ट हैं, आबरू रियाज हैं, इस तरह की लड़कियां और लड़के जो हमारे घर में इनसाइडर्स हैं, दे नो एवरीथिंग इन डिटेल कि मेरी फैमिली लाइफ सब कुछ बहुत अच्छी है। ये तभी आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी, बहुत मिसाली होगी, जब गाड़ी के दोनों पहिए बराबर बराबर चलेंगे, जब म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा, जब म्यूचुअल मेंटल वेवलेंथ जब मिलेगा, जब दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ साथ चलेंगे। जरा सा डिसबैलेंस होंगे, तेरा मेरा करेंगे, वहीं पे सत्यानाश हो जाएगा। जहां पे आप जो है ना औरत को, लड़की को पैर की जूती जो है ना समझेंगे, अब वो लड़की आज से 200 साल 300 500 साल पहले, 1000 साल के पहले की लड़की नहीं है। जो 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 फैशन तुम भी देखोगे तो नगमा हम भी देखेंगे, उस टाइप का मामला है, बराबर बराबर का मामला है। मैं जो है ना, मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पीएचडी, अल्लाह का शुक्र है मेरी वाइफ की भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पीएचडी है, शी इज ऑल्सो ए डॉक्टरेट। मैं तो गरीब कमजोर पढ़ा लिखा हुआ आदमी, उर्दू में डॉक्टरेट हूँ, पीएचडी हूँ, वो एजुकेशन में पीएचडी है। मैं जो ना उर्दू मीडियम का जो ना पीएचडी हूँ, वो अंग्रेजी मीडियम में पीएचडी है। उसके बावजूद अब मुझे शुक्रगुजार और एहसानमंद मुझे होना चाहिए कि गाड़ी को पटरी पे लाकर और बैलेंस करके, रेल गाड़ी है ये जो है ना, एक पहिया साइकिल का, एक पहिया हवाई जहाज का नहीं चल सकता। रेलगाड़ी के दो पहिए की तरह एकदम पटरी पे बैलेंस बराबर। झूरी के दो बैल थे, याद कीजिए, फिर वही प्रेमचंद याद आ रहा है। झूरी के दो बैल थे, हीरा और मोती, दोनों साथ चलते थे, लेकिन जब दोनों में ना इत्तेफाकी हो गई तो एक दाया जाए तो दूसरा बायां, वहां पे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम लोग उसको दो बैल की कहानी समझ रहे हैं। भाई साहब, वो दो बैल की कहानी नहीं है, वो हमारे आपके घर की कहानी है। वो बैल के इस्तारे में प्रेमचंद ने कुछ से कुछ समझा दिया है वहां पे, और यही प्रेमचंद की फनकारी है, यही प्रेमचंद का बड़प्पन है। पुरुषोत्तम को याद होगा, अपने शोबे में एक डिबेट के दौरान में मैंने आपको कहा था कि प्रेमचंद ने कफन में एक जुमला लिखा था, पहला ही जुमला, बहुत जिम्मेदारी के साथ लिखा था कि गांव में एक कुंबा था। प्रेमचंद कुछ और भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं, प्रेमचंद है, बड़ा फनकार है। जुमला लिखने से पहले 1000 बार सोचा होगा, तब ये किया था। झूरी के दो बैल थे, हीरा और मोती। अब वो समझा रहा है कहानी, और हम लोग उसको, जो हमारे जैसे कम पढ़े लिखे हुए लोग होंगे, वो उसको दो बैल की कहानी समझेंगे। वो तो भैया हमारे समाज की कहानी बयान कर रहा है, शौहर बीवी की कहानी बयान कर रहा है, दो भाई की कहानी बयान कर रहा है, आपके अब्बा की, मेरे अब्बा की कहानी बयान कर रहा है। उनके दो भाई थे, अब जो है ना 100 बीघा जमीन थी, 50-50 बट गई। और ये हर घर में, किस कुंबे में, किस खानदान में कहाँ नहीं हो रहा है। तो प्रेमचंद ने इस कहानी को जिस तरह से जैसे बयान किया है, उसमें ये अच्छी बात है कि आप उसकी जितनी किरत करें, उन तमाम किरतों में आपको कुछ न कुछ नई चीज मिलेगी। और मैं इस बात पर खुश हूं कि जावेद रसूल ने वारिस अलवी के अफसाने की तनकीद को, शमीम हनफी की तनकीद को, फारूकी की तनकीद को, नारंग की तनकीद को अपने लिए मशाले राह नहीं समझा। अपनी तनकीद खुद से पैदा की है और खुद से जुमले को अंडरलाइन किया है कि यहाँ पे मैं प्रेमचंद से इख्तलाफ करता हूँ, ये मनफी जुमला है और ये मुस्बत जुमला है। यहाँ पे प्रेमचंद डोमेस्टिक वायलेंस को नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ पे प्रेमचंद फलाह कर रहे हैं। दिस इज द बेस्ट थिंग विच वी ऑल शुड अप्रिशिएट। हमको ये समझना चाहिए, और यहाँ पे हमको अपने बच्चों की, अपने दोस्तों, अपने साथियों की यहाँ पर हौसला अफजाई करनी चाहिए कि आप जुमले को या कहानी को, अफसाने को पढ़ के और आप इस तरह से नफ्से मजमून को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रह गई बात जो मैंने कहा कि देखिए ये अफसाना बार बार इसको पढ़िए, इस अफसाने को पढ़ने के बाद मैं जिस चीज का कायल हूं, वो उसी बात को मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि जरीन आलिया
बहुत शुक्रिया कि आपने लिखा कि इशारों ही इशारों में मेरे सवाल का इतना जामे और खूबसूरत अहाता कर दिया, मजीद कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रही। चलिए, अल्लाह का शुक्र है, अकलमंदान रहा इशारा काफी है। हमको उस्ताद ने 5-6 क्लास में फारसी में ये जुमला सुनाया था, तब से याद है। अच्छा है, और अदब का मामला ही यही है। देखिए, अदब में अगर किसी भी बात को कोई बात खुल कर कह दी जाए तो फिर उसमें अदब कहाँ है? फिर उसमें जैसा जावेद ने कहा बिल्कुल कि प्रेमचंद जो कफन में जो बात कह रहे हैं, वहां पे कोई बात जो है वो अदब, जो शायर जो है, अदीब जो है, अफसाना निगार, नॉवेल निगार, वो जो है ना कोई ढिंढोरची नहीं है। पैगाम है उसके यहाँ, वो पैगाम को ढके छुपे अंदाज में बात कहता है, चला जाता है। ये तो आपकी अपनी जहानत है, आपकी अपनी फतानत है कि आप उसको समझ रहे हैं और कुछ से कुछ उसको आप इंटरप्रेट कर रहे हैं। और इसीलिए अदब की दुनिया लामहदूद है। वहां पे 2+2 4 कभी नहीं होता है। 2+2 4 हो भी सकता है, 2+2 22 भी हो सकता है, 2+2 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अपने अपने तौर पर हम समझते हैं। तो प्रेमचंद ने इस अफसाने को जिस तरह से लिखा है, जिस बात का मैं कायल हूं कि ये अफसाना प्रेमचंद को वाकई बड़ा अफसाना निगार बनाता है कि बात कहाँ से हमने जो न शुरू की थी और बात को कहाँ पे जो न पहुंचाया, और इस तरह से इस खूबसूरती से पहुंचाया कि पढ़ने वाले की तबीयत पे बिल्कुल गिरा नहीं गुजरता। आप एक सिटिंग में, एक बार में पूरा अफसाना पढ़ते हैं और आपको 5 बातें समझ में आती हैं। 1 घंटा, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन के बाद फिर पढ़िए, फिर 5 नई बात समझ में आएगी। इसलिए ये प्रेमचंद का बड़ा अफसाना है। प्रेमचंद के इब्तदाई दौर के तकरीबन तमाम अफसाने में, और बीच में मैं प्रचार भी करता चलूं अपना, प्रेमचंद का जमाना में जितना अफसाना छपा है वो तमाम अफसाने मुकम्मल सेट के तौर पे खुदाबख्श लाइब्रेरी ने छापे हैं और वो हमारे यहाँ दस्तयाब है। उनको लीजिए, पढ़िए। प्रेमचंद के अफसाने, शिकवा शिकायत को पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। प्रेमचंद का एक अफसाना है गम नदारी बुज बकर, कि तुम्हारे पास गम नहीं है, बकरा खरीद लो, बकरी खरीद लो, फिर समझ में आएगा। अब आपको थोड़ी देर के लिए समझ में आएगा कि यार प्रेमचंद क्या पागल आदमी है, गम नदारी बुज बकर कह रहा है कि बकरी खरीद। बकरी खरीदने के लिए वहां पे नहीं कह रहा भाई साहब, वो वहां पे पूरे समाज को, मुआशरे को आपके सामने लाके आया कर दे रहा है। तो प्रेमचंद की इस तरह की तहरीर को 1920-30 के जमाने की तहरीर को, 30 से पहले की तहरीर को, 22 से पहले की तहरीर को, 22 इसलिए कह रहा हूं कि यही वो साल है जिस साल प्रेमचंद ने मुकम्मल तौर पर उर्दू को छोड़ा और हिंदी की तरफ रागिब हो गए। उससे पहले की चीज को पढ़िए तो आपको अंदाजा होगा कि प्रेमचंद ने रिश्तों की नजाकत को, समाज को, समाज में रहने वाले लोगों को, आप में से बेशतर लोगों को प्रेमचंद का अफसाना मंतर याद होगा, डॉक्टर चड्ढा की कहानी, जिसमें एक वो गांव वाला है जिसको जो ना सांप के काटे हुए का मंतर आता है, जो अपने बच्चे को लेके आता है जो बीमार है डॉक्टर चड्ढा के यहाँ, और बच्चे को अपनी पगड़ी खोल के रख देता है उसके पांव पे। जो डॉक्टर साहब गोल्फ खेलने जा रहे हैं, कहता हुजूर हुजूर एक नजर देख लिया जाए, बच्चा नहीं तो मर जाएगा। और डॉक्टर अपने वक्त का पाबंद और वो गोल्फ खेलने चला जाता है, उस बूढ़ा का बच्चा मर जाता है। और बाद में डॉक्टर चड्ढा के बेटा को बर्थडे पार्टी में जब सांप काट लेता है और ये खबर जब धीरे धीरे, और बच्चा जो ना बेहोश हो जाता है, और जब उसको धीरे धीरे ये खबर फैलती है, उस बूढ़े के पास भी ये खबर, उसका गांव में जहाँ घर है वहां पर से रास्ता गुजर रहा है, तो लोग वहां पे बात करते जा रहे हैं, अरे डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप ने काट लिया है। अब ये बूढ़ा जो है ना बेचैनी में, कर्ब में, इस्तराब में है और ये अजीब तरह से करवट बदल रहा है। उसकी बीवी जो बूढ़ी औरत है वो कह रही है क्या हुआ, तो नहीं कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। अब वो टाल रहा है लेकिन उसके अंदर में कुछ कर्ब है। और जब वो देखता है कि उसकी बीवी बूढ़ी जो है, वो बुढ़ी जब सो गई है, तो ये चुपके से निकलता है, तेज तेज कदमों से शहर की तरफ चला जा रहा है, भागा चला जा रहा है। और वहां जाने के बाद डॉक्टर चड्ढा के घर पे चला जाता है, देखता है तो वो बच्चा बेसुध पड़ा हुआ है। ये उसका जो है ना कुछ इलाज करता है, डॉक्टर चड्ढा के बेटे को होश आ जाता है। डॉक्टर चड्ढा जो है ना, जो अधमरा सा हो गया था, जिसको ये था कि अब तो एक ही एकलौता बेटा चला जा रहा है, अब बेटा जो बच गया है तो अब वो खुश हो रहा है। अचानक उसको ख्याल आता है कि अरे वो आदमी कहाँ गया। प्रेमचंद ने देखिए वहां पे दोनों रिश्ता नहीं है, डॉक्टर चड्ढा में, उस गांव वाले में कोई रिश्ता नहीं है, इंसानियत का रिश्ता है। प्रेमचंद ने कहीं पर नहीं लिखा, ये जुमला मैं कह रहा हूं, इंसानियत का रिश्ता है। और प्रेम उस बूढ़े आदमी का, वहां पे उस अफसाने में वो बूढ़ा महान है, देवता डॉक्टर चड्ढा नहीं है, देवता वहां पे वो बूढ़ा गांव का आदमी है कि जिसके बच्चे को डॉक्टर चड्ढा ने एक नजर नहीं देखा था, जिसने रोया गिड़गिड़ाया उसके सामने,
उसके सामने अपनी पगड़ी खोल के रख दी उसके कदमों पे, लेकिन डॉक्टर का दिल नहीं पिघला, उसका बेटा मर गया। मैं होता वहां पे प्रेमचंद के अफसाने का किरदार, मैं कहता बड़ा अच्छा हुआ, आज उस साले हरामखोर को, उसके बेटे को भी सांप काट लिया, उसका बेटा भी मर जाए। लेकिन नहीं, ये इंसानियत सोज वाकया होता है। ये जुमला प्रेमचंद जैसा ग्रेट राइटर नहीं कर सकता है। प्रेमचंद उस बूढ़े को कर्ब में दिखा रहा है, उसकी बीवी पूछ रही है, नफ्सियात दिखा रहा है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, तुम सब ऐसे ही लग रहा, आंख खुल गई है, रात का कोई पहर है, पता नहीं कौन पहर है, थोड़ा आज सवेरे आंख खुल गया, अच्छा तुम सो जाओ हम देखते हैं। और चुपके से भागता है शहर की तरफ, तेज तेज कदमों से चल रहा है, डॉक्टर चड्ढा के यहाँ पहुंचता है, उसके बच्चे को सांप का मंत्र वो जानता है, उससे वो बचाता है, और बचा के प्रेमचंद चाहता तो उसको वहां पे खड़ा रखता, शाबाशी वाहवाही दिलवाता, इनाम और अकराम से नवाजता। नहीं, हकीकत निगार है, धीरे से उसको अफसाने में गायब कर दिया। और अब डॉक्टर चड्ढा को याद आ रहा है, वो ढूंढ रहा है कि वो देवता जिसने मेरे बच्चे को बचाया था वो कहाँ गया। रिश्ता कोई नहीं है, खून का ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन इंसानियत का रिश्ता है, और उस इंसानियत के रिश्ते को प्रेमचंद उस देहाती आदमी से वहां पे निभा रहा है। प्रेमचंद रिश्तों की नजाकतों को समझने वाला हमारा वो अजीम फनकार है कि उस पर घंटों गुफ्तगू कर सकते हैं, उसके बाद भी बात मुकम्मल नहीं होगी। प्रेमचंद को इतना इकहरेपन से तो कम हम नहीं समझ सकते। प्रेमचंद की तहरीरों को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। हाँ, ये सही है, जावेद रसूल की बात को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि तमाम अफसाने बहुत बड़े अफसाने नहीं है, हो भी नहीं सकते। सचिन तेंदुलकर ने हर मैच में सेंचुरी नहीं बनाई, 0 पे भी आउट हुए हैं, 5 रन पे 7 रन पे भी आउट हुए हैं, 99 पे तो कितनी मर्तबा आउट हुए सेंचुरी बनाने से पहले। लेकिन याद वही किया जाएगा जहां पे डबल सेंचुरी है, डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी, बड़े घर की बेटी, या आपको कफन, या वो मंतर अफसाना, शिकवा शिकायत, ये प्रेमचंद के वाकई, नमक का दारोगा, ये वाकई बड़े अफसाने हैं। हमको प्रेमचंद को इस मुनासिबत से पढ़ना चाहिए और रिश्तों की नजाकतों को समझने वाले फनकार के तौर पे पढ़ना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर इस तरह से हम लोग 21वीं सदी में 20वीं सदी के अफसाने को पढ़ते हैं तो इससे बड़ा काम और आप और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, और यही हमारी तरफ से बेहतरीन खराज अकीदत हम लोग पेश करेंगे। मैं बार बार आप लोगों के दरमियान मुखिल हो रहा हूं, आपका वक्त जाया कर रहा हूं, मगर इस समा खराशी के लिए अगर आप माफ फरमा दें तो मैं समझता था कि अपने नए दोस्तों के साथ इतनी सी बात रखना जरूरी है कि ताकि अगर मुझसे भी कुछ समझने में गलती हो रही हो तो मेरे बच्चे मेरी रहनुमाई कर सकें, मुझे भी मशवरा दे सकें। आप लोगों के मशवरे का, आपकी बातों का, आपकी राय का मुझे इंतजार है। आप लोग मुझे अपनी बात बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सामीन को मैं बताता चलूं कि डॉक्टर जावेद रसूल साहब जानते हैं, आसिम बद्र साहब जानते हैं, या जो अहबाब जिनको मैं नहीं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर, सर जब पढ़ाते हैं दर्स में तो फिर वक्त कैसे गुज़रता है ये पता नहीं चलता है। जैसा हम अभी सुन रहे थे, मुसलसल सुने जा रहे हैं, तबीयत को ऐसा लग रहा है कि और सुने, कुछ और बात हो, कुछ और गिरहें खुलें। बिल्कुल अब क्लास में सर जब गुफ्तगू करते हैं तो 1 घंटे की क्लास 2 घंटे में, 2.5 घंटे में, 3 घंटे में ख़त्म होती है, पता नहीं चलता है। ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सर की ज़ुबान में वो फसाहत रखी है, वो सलासत रखी है, और इल्म सर ने जो अपनी मेहनत से हासिल की है, यकीनन हम में फ़ख्र है सर के शागिर्द होने पर। अब पे यही कम बड़ी बात है कि रात के 11 बज रहे हैं और सर अपनी मर्ज़ी से, आज तो मैंने सर को सोचा कि कहूँ या नहीं कहूँ, फिर सोचा सर मशगूल होंगे, चूँकि मुझे मालूम है सर की मसरूफ़ियत के ताल्लुक़ से है और आजकल और ज़्यादा मसरूफ़ हैं, मैंने नहीं बताया। लेकिन सर अपनी ज़िम्मेदारी समझकर या हम पर शफ़क़त फरमाते हुए शरीक हुए और बेहतरीन उस्ताद का जो हक़ होता है मुकम्मल अदा कर दिया। एक सवाल को इतने तरीक़ों से समझाना कि इंसान मुतमईन हो जाए, सवाल करने वाला भी मुतमईन हो जाए और उसके साथी भी जिसके ज़हन में उस ताल्लुक़ से सवालात उभर रहे हैं वो भी मुतमईन हो जाए, ये बड़ी बात है। तो सर इसके लिए बहुत शुक्रिया, और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हैं। कई अहबाब ने मैसेज किया कि सर को हर प्रोग्राम में रखा जाए, तो मैं अहबाब को बता दूं कि यकीनन सर हमारे हर प्रोग्राम में शरीक हैं, बल्कि सर हमारी ज़िंदगी में शरीक हैं, और हमारे मुस्लिह और हमारे मुर्शिद, हमारे मुरब्बी सर ही हैं
तो सर के इजाज़त के बगैर या सर के हुक्म के बगैर हम कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। ये तो हम सीखने के लिए कर रहे हैं, सर की मौजूदगी में हम कर रहे हैं। सर हमें देख रहे हैं, जैसे और कत्ता कलाबी माफ, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमेशा जब भी सर किसी प्रोग्राम में आए, जिस प्रोग्राम में मैं रहा, मुझे हमेशा लगा कि मेरी गुफ्तगू अधूरी रही। और जब सर बोलना शुरू करते हैं तो जब ये अपनी बात मुकम्मल करते हैं तो एहसास होता है कि गुफ्तगू अब मुकम्मल हुई। मैं ये समझता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में जितना इनको इनकी गैर मौजूदगी में या इनकी मौजूदगी में पाता हूँ, मैं हमेशा समझता हूँ कि कंप्लीशन होती है, एक तकमील होती है, चाहे वो मेरी गुफ्तगू हो, चाहे वो कोई भी मामला हो ज़िंदगी का। तो मैं हमेशा इनका शुक्रगुजार रहूँगा। ये आते हैं, बात करते हैं और मेरी बात को आगे बढ़ाते हैं और जिस तरह से इनकरेज करते हैं। यहाँ जितने भी मौजूद हमारे रिसर्च स्कॉलर्स की ज़्यादा तादाद होगी, तो ये सर का अपना किरदार है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ आपके सामने ऐसे हैं और जहाँ सिर्फ हम होते थे, सर होते थे, वहाँ भी इनका रवैया यही ऐसा ही होता था। हमेशा इनकरेज करते रहे हैं और इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। मेरे लिए तो इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं। तो हमें अल्लाह आपको सलामत रखे और हमेशा आप इसी तरह हमारे दरमियान रहें। शुक्रिया। आखिर में अब तमाम सामीन का शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम किया जाता है। इंशाअल्लाह फिर हम किसी और प्रोग्राम के ताल्लुक़ से जुड़ेंगे। जो हमने सीरीज़ शुरू किया है उस ताल्लुक़ से हम कुछ जो प्रोग्राम रखेंगे तो इत्तला देंगे। अब तमाम का हुस्न समाअत का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया मुजफ्फर साहब। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जाहिद साहब को हमने बहुत अरसे के बाद सुना है। जावेद सर जानते हैं, हम जब भी बात करते थे हम यही बात करते थे कि जाहिद सर को जितना सुना जाए हर प्रोग्राम में, जितना सुना जाए उतना कम है। जाहिद सर गवाह है इस चीज़ के कि जब मैं पीजी में वहाँ पे एमए के बाद आया था, पीएचडी में एडमिशन लिया था, तो सर को शायद याद है या नहीं याद है, सर ने मुझे एक बात की थी कि परशोत्तम तुम्हारी जुबान में बहुत वो झलकियां हैं, क्योंकि कश्मीर से आए हो, जम्मू से आए हो, तो अगर हैदराबाद में आके इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में आके अगर आप ये सब चीजें नहीं सीखोगे तो कोई फायदा नहीं है इतने दूर आने का। तो मैं जब भी सर को सुनता था, मैं सिर्फ इनकी लबो लहजे पे, इनकी जुबान पे, वो अदायगी पे, किस तरह से वो लफ्ज अदा करना, हम अभी भी नहीं बन चुके हैं, हम अभी भी तालिब इल्म हैं। हम चाहते हैं कि जाहिद सर को हम हर एक प्रोग्राम में सुने। हालांकि बहुत सारी गुफ्तगू हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है जो हमें आगे जाके बहुत काम आएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आप ऐसे ही प्रोग्राम में आते रहिए, हमें सिखाते रहिए सर। हम चाहत रखेंगे आपसे सीखने की कुछ ना कुछ। नहीं, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। किसी बच्चों ने जो मैसेज किया है मैं वो सब पढ़ रहा हूँ। जो भी बच्चे मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुजफ्फर इमाम के पास मेरा ईमेल, मेरा फोन नंबर सब कुछ है। मुजफ्फर इमाम से आप लोग हासिल कर सकते हैं। और पुरुषोत्तम को मैंने जो बात कही है वो इसलिए कही थी पुरुषोत्तम मैंने कि उर्दू मेरी मादरी जबान नहीं है। मेरी मादरी जबान एक इलाके की छोटी सी बोली है। ये अरशद हमराज जो है ये मेरे यहाँ के हैं। वहाँ हम लोग एक छोटा सा इलाका है, वहाँ की बोली हम बोलते हैं। मेरी जबान में, मादरी जबान में जे खे मखारिज नहीं है, जे खे फे शीन काफ गैन नहीं है। उर्दू मेरी इक्तशाफी जबान है, मैंने ये जबान सीखी है। और बेशतर औकात लोग मेरी जबान से नहीं समझ पाते हैं, नहीं पकड़ पाते हैं कि ये बिहार के एक दूर उफ्तादा बेहद पिछड़े इलाके अररिया का रहने वाला आदमी है। लोग मुझे समझते हैं कि अच्छा ये यूपी में, वेस्टर्न यूपी, अलीगढ़, दिल्ली उधर कहीं का होगा। मैं खालिस बिहार के एक बहुत ही पिछड़े इलाके अररिया का रहने वाला हूँ। और मैं अगर ये लबो लहजा अख्तियार कर सकता हूँ तो जम्मू का, राजौरी का, पुंछ का या कुपवारा का या बारामूला का, अनंतनाग का, पुलवामा का कोई क्यों नहीं सीख सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। आपकी तो उर्दू वहाँ के लोगों की बहुत ही असमी जबान है, कश्मीरी है, डोगरी है, लेकिन उर्दू भी आपकी जबान है, आप सीख सकते हैं। तो इसलिए मैं अक्सर ये बात करता हूँ। रह गई बात जो बच्चे मुझे क्लास लेने के लिए कह रहे हैं, बेटा इसमें खदशा इस बात का है कि 23 साल मुसलसल पढ़ाने के बाद अब मैं नॉन टीचिंग पोस्ट पे आ गया हूँ। अगर आप लोग मैं, मुजफ्फर ने बताया है और जो मेरे स्टूडेंट है वो जानते हैं कि मैं 1 घंटे की क्लास कभी भी 2 घंटे, 2.5 घंटे से कम नहीं पढ़ाता हूँ। और अब जो है वो क्रिकेटर जो है वो बैट बॉल से दूर आ गया है। आप दोबारा लाएंगे तो 5 घंटे पढ़ाने के लिए फिर से तैयार हो जाऊंगा। तो
टीचिंग मेरा पैशन है, मुझे मजा आता है पढ़ाने में। मैं जरूर आप लोगों के बीच में आता हूँ। मैं पढ़ाने की गरज से नहीं आता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि यंग माइंड, जो एपीजे अब्दुल कलाम की जबान में इग्नाइटेड माइंड, वो क्या सोच रहे हैं, वो लोग वो क्या चाहते हैं, वो किस तरह से अदब को समझते हैं। हमने जिस तरह से समझा था, हम तो उस नस्ल के हैं कि हमको बता दिया गया कि मीर की शायरी में 72 नश्तर है, बाकी तबर्रुकात, हमने उसी पे इक्तफा कर लिया, आमन्ना सदकना। वो तो जावेद रसूल, आसिम बद्र, ये शब्बीर डार, सरीर भट्ट, मुजफ्फर इमाम, पुरुषोत्तम, ये अरशद हमराज, ये लोग हैं। इन लोगों ने चैलेंज करना शुरू किया है। आप कहते हो कि शमसुर रहमान फारूकी बहुत बड़ा नाकिद है, आप कहिए, हम नहीं मानते हैं। अच्छी सूरत वाले सारे पत्थर दिल हो, मुमकिन है। हम तो उस दिन मानेंगे जिस दिन धोखा खाएंगे। हम लोगों ने तो ये सुन के ही धोखा खाने से परहेज कर लिया था, कभी किसी को न खत लिखा न किसी के खत का जवाब दिया। लेकिन जावेद रसूल और ये सब जो बच्चे हैं, ये है कि ना करके देखेंगे तब मानेंगे, उससे पहले नहीं मानेंगे। तो मैं इस नस्ल को इस तरह से भी देखने की कोशिश करता हूँ, समझना चाहता हूँ कि आखिर कोई तो बात है कि ये जो आजकल एक मफरूजा वो जनरेशन के हवाले से आया है, उसने तो सबको ठिकाने लगा दिया। कोई तो बात है। आखिर आप अदब को कैसे समझते हैं, अदब के मौजूआत को कैसे समझते हैं, हम उसको देखना चाह रहे हैं। हम उसके लिए आते हैं, अपनी जाती तस्कीन के लिए आते हैं। अब अगर उसमें आपसे गुफ्तगू करते वक्त अगर मैं कुछ आपको बता देता हूँ, तो इसका सेहरा हमारे असातिज़ा कराम के सर बांधा जाए कि उन्होंने इस लायक बनाया कि शायद 2-4 जुमले बोल सकता हूँ, वरना मैं तो कोरा कागज था, मन आनम के मंदानम। मैं जानता हूँ मेरी औकात क्या है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे असातिज़ा कराम बड़े अच्छे मिले, बिहार से लेके अलीगढ़ से लेके दिल्ली तक और हैदराबाद तक बड़े अच्छे लोग मिले। उनसे सीखा, उनके और इसलिए भी एक शेर सुनाना चाह रहा था आप लोगों को, जावेद रसूल को और लोगों को बोलते हुए सुनकर आया, समझ में आया कि खुद से चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। बुजुर्गों की सोहबत में बैठिए। पुरुषोत्तम को याद होगा, हम लोग हर जुमेरात को हैदराबाद यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में बैठक नाम से प्रोग्राम करते थे। बच्चे उसमें मजमून पढ़ते थे, अपना अफसाना, अपनी कहानी, कोई गजल, और सब लोग गुफ्तगू करते थे। तब आज जो है ना ये सलीका आया है, हमने बुजुर्गों की जूतियां सीधी की हैं, उनकी सोहबत में रहे हैं, उनके पांव दाबे हैं तो बुजुर्गों के तो फन आया है। तब जो है ना ये बोलने का लबो लहजा सलीका सीखा है। वरना मेरी जबान तो मैंने कहा उर्दू मेरी जबान नहीं है, मादरी जबान नहीं है। अरशद हमराज, हम भी सर खुशकिस्मत हैं कि हमें आप जैसे असातिज़ा मिले हैं, जिनसे हम आगे भी सीखने के लिए बहुत ज्यादा सलाहियत रखेंगे कि हम और ज्यादा सीखेंगे। हम वो पत्थर बनना चाहेंगे सर, जो सर एक साफ पत्थर होता है, हम वो पत्थर बनना चाहेंगे जो पानी में, दरिया में घिस घिस के साफ बन जाता है, जो इतना मजबूत हो जाता है कि उसको कोई भी तोड़ने की काबिलियत नहीं रखता हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सामीन को मैं बताऊं कि बहुत जल्द 1 से 2 प्रोग्राम के बाद हम सर से एक मुफस्सल प्रोग्राम लेंगे जिसमें सिर्फ सर का खिताब होगा और वो क्लासिकी अदब पर होगा। 18वीं सदी में उर्दू गज़ल का फ़िक्री निज़ाम, इसी उन्वान से हम प्रोग्राम रखेंगे। तो उसी दिन हम सब ये देखेंगे कि सर क्या पढ़ाते हैं। आपको जो मैंने दावा किया है उस दिन वो दलील के तौर पर आप देखेंगे। जब पढ़ाना शुरू करेंगे तो फिर आप उस दिन ये होगा कि रिचार्ज ख़त्म हो गया, बैटरी डाउन हो गई, फिर आप देखेंगे कि हर जुमला लगेगा एक दूसरी जुमले के कड़ी के तौर पर हम देख रहे हैं कि कहीं छोड़े तो ऐसा लगेगा तिश्नगी बाकी रह गई। तो अभी 1-2 प्रोग्राम के बाद वहाँ तक हम पहुँचेंगे। तो ज़रूर इस पर हमने तय किया कि इसी उन्वान पर हम सर से प्रोग्राम लेंगे और ये बहुत ही वो प्रोग्राम तारीखी प्रोग्राम होगा। मैं अभी से क्या कहूँ, उस दिन आप देखेंगे। चलिए इसी बात पर प्रोग्राम का इख्तिताम किया जाता है, वक्त काफ़ी हो गया है। अब तमाम का बेहद शुक्रिया, और मैं बिलखुसूस शुक्रिया अदा करूँगा उस्ताद मोहतरम का शुक्रिया और अरशद हमराज भाई का शुक्रिया, इसी तरह डॉक्टर जावेद रसूल साहब का शुक्रिया। सर अरशद हमराज साहब वो शख्सियत हैं, मतलब इस ग्रुप के लिए, मेरे लिए तो शख्सियत है। मुजफ्फर इमाम सर ये प्रोग्राम का आगाज़ हुआ था, मतलब ये वो लोग थे जिनसे मैं पूछ कर, जब मैं MA में था तो इनसे मिलता था, तो इनसे मैंने कहा था मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। तो मैंने डर से भेजा, फिर डिलीट कर दिया, पता नहीं ज्वाइन होंगे नहीं होंगे। फिर उन्होंने मुझे हिम्मत दिलाई कि नहीं, जो भेजे थे आप भेजिए, मैं ज़रूर ज्वाइन होऊंगा। तो आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ, या सर से बराह रास्त हम सुन रहे हैं इतनी देर तक,
तो इसमें कहीं ना कहीं इन तमाम अहबाब का जो है ताउन है और इनकी मदद है, तब हम यहाँ पहुँचे हैं। तो बहुत शुक्रिया जी अरशद भाई। जी, मैं माजरत चाहता हूँ खत कलामी के लिए। नहीं आप फरमाएं। सर अभी चूंकि आवाज दे रहे थे मुझे, मैं जी, जी। सर की गुफ्तगू सुनने में इतना महव था कि मैं जवाब नहीं दे सका। सर मुझे फख्र है, और यकीनन हम अररिया से आते हैं और अररिया वालों को सर पे फख्र है कि आपकी जो तर्ज तदरीस है या शायरी है आपकी या नस्र है, तमाम हवालों से, और आपके जो ओहदे हैं, इन हवालों से हमें फख्र है। और आपका जो लबो लहजा है, वाकईतन फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि अररिया जैसी जो पसमानदा जगह है, बिहार, एक तो बिहार ही पसमानदा रियासत है, और उस बिहार में भी अगर देखें तो अररिया सबसे पसमानदा जिला है बिहार का, और वहां से सर आते हैं। लेकिन यही है कि सर की शख्सियत हमारे लिए एक आइडियल, एक नमूना है कि उस पसमानदा रियासत से आने के बावजूद आप अपनी मेहनत के बलबूते पर ऐसी सलाहियत आपने बनाई कि आज पूरी उर्दू दुनिया, सिर्फ हैदराबाद नहीं, सिर्फ बिहार नहीं, यूपी नहीं, बल्कि पूरी उर्दू दुनिया आपसे वाकिफ है। और हम जैसे तलबा, सैकड़ों और हजारों तलबा आपके जैसा बनना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी कामयाबी है आपकी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक बार फिर से अब तमाम का शुक्रिया कि इतने दिल जमाई के साथ आप सुन रहे हैं। ये बहुत बड़ी मेरे लिए खुशी का वक्त है कि साथ ही साथ उस्ताद मोहतरम भी लगे हुए हैं, वरना हम सही बताएं तो आप भी अब जिस यूनिवर्सिटी से लगे हुए हैं, बयान हुआ ख़त्म, भाई आप अपना प्रोग्राम चलाइए, सदर साहब आप समझिए, मुंतजिम साहब आप समझिए, जिनका बयान हुआ ख़त्म। आपको उंगली पर गिने चुने ऐसे असातिज़ा मिलेंगे जो अपने तलबा के साथ असर, यही नहीं फिज़िकल ज़िंदगी में यहाँ जब रहते थे यूनिवर्सिटी में, जब तक हम लोग नहीं कहें सर अब चलने का मन कर रहा है, तब तक सर कहें नहीं अभी और किसी मौजू पर गुफ्तगू होगी। मतलब मुकम्मल मौका। अभी भी आप देख सकते हैं कि जब से हमने प्रोग्राम शुरू किया सर अभी तक लगे हुए हैं, और मुझे यकीन है आप निकल जाएंगे तब तक देखते रहेंगे सर कोई बच्चा कुछ पूछना तो नहीं चाह रहा है, किसी की तरफ से कोई सवाल ना छूट जाए। ये हमारे लिए बड़ी सादत की बात है सर। ठीक है अहबाब, बहुत शुक्रिया। फिर हम अगले प्रोग्राम में मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आप लोगों को शाद और आबाद रखे। ठीक है, चलिए खुदा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।